एक बात तो हम सबने सुना है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक टॉर्च है और अगर इस टॉर्च को मैं ऑन करता हूं तो इसमें से जो लाइट्स निकलेंगे वो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे। और इस प्रॉपर्टी का एक नाम भी है। वीडियो को पॉज करके जरा कमेंट में लिखना। आई होप कि तुमने लिख दिया होगा। इस प्रॉपर्टी का नाम है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, अर्थात कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है। मगर एक इंपॉर्टेंट सवाल है, कैन बी बेंड लाइट? कैन लाइट बेंड? क्या हम लाइट को बेंड कर सकते हैं? अब तुम सोचोगे, ई क्या बोल रहा हो भैया, लाइट को बेंड करने की बात कर रहे हो? मैं भी आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगा। ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स के फोटोज हैं और इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो ये मुझे बताना। स्टूडेंट, ये वाला एक फोटो देखो। यहाँ पे एक कप में हमने पानी रखा है और उसके अंदर हमने पेंसिल रख दिया है। अब क्योंकि कप ट्रांसपेरेंट है तो हमें पता चल रहा है कि पेंसिल इस तरीके से जाकर के टूट रहा है और आगे की तरफ है। लेकिन हमने जो पेंसिल रखा था, जब उसको हम बाहर निकालेंगे तो एक्चुअली टूटा हुआ नहीं था। अर्थात कि ये इस पानी के अंदर है, इसलिए हमें ऐसा टूटा सा लग रहा है। राइट? अगर यहां पे आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूं, इस जगह पे आपको लग रहा होगा जैसे ये टूट गया है, मगर ये पानी के अंदर है इसलिए ऐसा लग रहा है। चलो एक और देखते हैं। यहां पे आप कभी किसी स्विमिंग पूल के पास गए हो या फिर ऐसे जगह जहां पे पानी हो? दुनिया छोड़ो, एक बाल्टी देखा है, बाल्टी के अंदर पानी डाल के देखा है? आपको लगेगा कि जो नीचे का जो फ्लोर है ना, वो ऊपर की तरफ आ गया है। मतलब एक्चुअली जितना गहरा होगा ना ट्रांसपेरेंट में, उतना गहरा दिखेगा नहीं आपको। आपने एक्सपीरियंस किया होगा। इसी तरीके से अगर आप एक बॉल डाल देते हो या फिर मान लेते हैं कि एक ग्लास ऑफ वाटर में हम एक कॉइन डाल देते हैं, तो वो कभी हमें बड़ा कभी छोटा, कुछ अजीब सा ऐसा हिलता हिलता सा दिखाई देता है, हालांकि वहां पे स्टेशनरी होता है। ये क्यों होता है, ये सवाल है। इसके अलावा एक और मजेदार एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखाता हूं जिससे आपको और ज्यादा समझ में आएगा। तो पीछे देख सकते हो कि एक पेपर है और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दो इस तरफ ऐसे जाने वाले लाइन बने हुए हैं। राइट? उनके डायरेक्शंस आपको दिख रहे होंगे। अब हमने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया जिसमें हमने आधा ग्लास पानी रखा है, मतलब एक लाइन हमारे पानी को ऊपर तक जाएगा और दूसरा लाइन तक हमने पानी नहीं रखा है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। और जब मैं उस ग्लास को उस लाइन के सामने लाता हूं तो लाइन का डायरेक्शन अलग दिखता है मुझे। भाई ऐसा हो क्यों रहा है? इन सारे सवालों का जवाब हमें मिलने वाला है हमारे इस चैप्टर में। इस चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लास 10 साइंस 1 से हम शुरू करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट 2022 एंड 23 के बैच के लिए। मगर अगर आप इस बैच के बाद भी अगर देखते हो तो ये वीडियो आपके लिए उतना ही काम का है जितना इस साल के बैच के लिए है। बच्चों, फुल चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं। बीच में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, क्विज पूछूंगा, जिसका जवाब आप कमेंट में देते हो और ये हम लोग वन शॉट में कवर करने वाले हैं। इस चैनल पे ऑलरेडी मैंने काफी सारे चैप्टर कवर कर रखा है, तो आप सिंपली अगर शुभम झा सर्च करते हो और हमारे चैनल को खोलते हो तो आपको दिख जाएगा साइंस 1, साइंस 2, सोशल स्टडी, ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ज्योग्राफी की भी वीडियोस हैं हमारे इस चैनल पे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। साथ ही साथ डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी बना दिया है एंड डिस्क्रिप्शन में भी आपको साइंस के सारे चैप्टर का और सोशल स्टडी और ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको जरूर देखना। सभी चैप्टर जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं, इंक्लूडिंग सोशल स्टडी एज वेल एज योर साइंस, इन सभी के जो नोट्स है बच्चों, वो आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा जिसका नाम है शुभम झा क्लास 10। तो सिंपली आप इस टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो, यहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो लर्नर, सॉरी फॉर इंटरफेयरिंग, बीच में रुकावट के लिए थोड़ा सा खेद है। मगर आप लोगों को स्क्रीन पे एक इंपॉर्टेंट सी चीज दिख रही होगी, दैट इज आवर न्यू वेबसाइट। ये वेबसाइट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है एंड बेसिकली इस वेबसाइट पे आप देखोगे तो इस तरीके का होम पेज है इसका। ठीक है, सबसे पहले हम नीचे के लिंक्स पे आ जाते हैं जहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे साइंस के, हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग टू योर क्लास। फिर ऊपर वाले सेक्शन पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको क्लास 9 और क्लास 10 का ऑप्शन। जैसे आप क्लास 10 के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, आप एक दूसरे वेब पेज पे चले जाते हो जहां पे आपको सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन मिलता है, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड लेट्स से कि आपको साइंस पढ़ना है तो आपने लर्न नाउ पे क्लिक किया साइंस के नीचे और आपको सारे चैप्टर एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे जो भी हमने कवर किया है टिल डेट। ठीक है, इस वाले चैप्टर को भी मैं अपडेट कर दूंगा। अब मान लेते हैं कि आप साइंस नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप कोर्सेज में जाकर के लेट से क्लास 10 में आ गए और क्लास 10 में आने के बाद आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो लेट से हिस्ट्री पे क्लिक किया आपने, तो हिस्ट्री के भी सारे चैप्टर्स आपको इस तरीके से मिल गए। अभी वेबसाइट पे पूरा काम नहीं हुआ है, काम चालू है, बट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, हर एक चीज एक जगह पे ही मिलेगा, तो सेव कर लेना। बहुत सिंपल सा है, easylearning.live, सिंपल है, easylearning.live। और यहाँ पे नोट्स नोट्स बच्चे अक्सर करते रहते हैं, तो आप नोट्स में जाओगे, ठीक है, तो जैसे आप नोट्स वाले पे क्लिक करोगे, क्लास 9 क्लास 10, आपने लेट से क्लास 10 चूज किया। अभी मैंने साइंस से अपडेट किया है, अभी मैं बाकी सब्जेक्ट भी इसी लिंक पे डाल दूंगा,
तो देखो जितना भी पढ़ाया गया है सभी के नोट्स भी आप यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। लेट्स से कि आपको ग्रेविटेशन चाहिए, यहाँ पे मिल जाएगा। लेट्स से आपको कुछ और चाहिए, आपको यहीं पे सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा एक वेबसाइट बनाया गया है एंड इसमें बहुत सारी चीजें आप सपोर्ट कर सकते हो इस क्यूआर को स्कैन करके हमें, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज के साथ एक कॉस्ट लगा हुआ होता है। आपको क्लास 10 का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, यहाँ पे है लिंक, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल, ठीक है। तो आप जिस भी चीज में ऑपरेट करोगे इस वेबसाइट को एक बार खोल के देखना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे दिख रहा होगा, easylearning.live। अभी ये नॉट सिक्योर दिखा रहा है क्योंकि इसमें थोड़े से प्रोसेसेस बाकी है, बट मैंने सोचा आप लोगों को सारी जानकारी तो मैं दे ही देता हूँ। चलो, थैंक यू सो मच। अभी आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू करो। हैप्पी लर्निंग। बट अब एक इंपॉर्टेंट सवाल कि ये जितने भी एक्सपेरिमेंट भैया आपने बताया, ये सारे एक्सपेरिमेंट मतलब क्या, इसका कंक्लूजन क्या है? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? और ये लाइट तो हमें पता है, लेकिन रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? वी विल लर्न इट फ्रॉम अ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हम इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे कि रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, हमारे पास मान लेते हैं कि यहां पे चारों तरफ एक एनवायरमेंट है जहां पे एयर है, और मैंने एक कांच का टुकड़ा, एक ग्लास स्लैब ले लिया, ठीक है। ये मेरा एक ग्लास स्लैब है। अब मतलब ग्लास स्लैब मतलब क्या कि एक रेक्टेंगुलर फॉर्म का हमने ग्लास का टुकड़ा लिया है, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट है। अब तुम देखो कि अगर मैं ऊपर से एक लाइट का रे लेकर के आता हूं, तो नॉर्मली तो इस लाइट के रे को इस तरीके से पास हो जाना चाहिए था, ठीक है। मगर ये जो लाइट का रे है थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, इसको ऐसे पास हो जाना चाहिए था जब ये एयर से ग्लास स्लैब में जा रहा है, बट ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। और ये जो थोड़ा सा बेंड हुआ है ना, इसी को मैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहता हूं। तो देखो, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन वन मटेरियल। अगर एक ही मटेरियल है, जैसे अगर एयर से एयर 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 ही जाता, बीच में कुछ नहीं आता, तो ये स्ट्रेट लाइन में जाता। बट इट चेंजेस इट डायरेक्शन इफ द मीडियम चेंजेस। लेकिन अगर मीडियम बदलेगा तो डायरेक्शन बदल सकता है, मतलब लाइट थोड़ा सा ऊपर की तरफ या थोड़ा सा नीचे की तरफ हो सकता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा। और उस चीज को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो एग्जाम में जो आप डेफिनेशन लिखोगे ये वाला भी चल सकता है, लेकिन आप और ज्यादा अच्छे से ये डेफिनेशन लिखना अपने एग्जाम में, और अपने नोट्स में भी लिख लेना। लाइट चेंजेस इट डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्योंकि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें हमने ट्रांसपेरेंट मीडियम लिया है, तो लाइट चेंज कर रहा है अपना डायरेक्शन एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाते हुए। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो भी एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था, ये सारे एक्सपेरिमेंट कहां से आए थे? यही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए हमने किया था। या यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि हर एक एक्सपेरिमेंट में, जैसे कि ये वाला जो हमारा एक्सपेरिमेंट था, यहां पे एयर और वाटर हम दो अलग मीडियम में देख रहे थे, राइट। इसके अलावा यहां पे भी हम दो अलग मीडियम में देख रहे थे, यहां पे भी हम दो अलग मीडियम में बात करते हैं, और यहां पे भी हम दो अलग मीडियम की बात कर रहे थे। अब देखो, नॉर्मली जो लाइट का स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। लेकिन अगर मीडियम चेंज होता है तो ये स्पीड कम हो सकता है या फिर बढ़ सकता है, क्योंकि अलग अलग मीडियम में लाइट की ट्रैवल करने की स्पीड अलग अलग है। ओके, तो बालकों, अब आपके मन में बिल्कुल सवाल आ रहा होगा कि ऐसा होता क्यों है। शायद कुछ लोगों को जवाब भी समझ आ गया होगा कि इसके पीछे का कारण क्या है, बट फिर भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, लाइट अपना डायरेक्शन क्यों बदल लेता है। तो अगर मैं एयर की बात करूं, और ग्लास स्लैब वाला वही एक्सपेरिमेंट में बात कर रहा हूं, तो एयर के अंदर लाइट की जो स्पीड थी वो कितनी थी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। लेकिन मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल, ठीक है, कि अब ये ग्लास में गया लाइट, ठीक है, मुड़ गया थोड़ा सा। मुड़ा इसलिए क्योंकि जो ग्लास है उसके अंदर जो लाइट की स्पीड है, शायद मान के चलते हम 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। मतलब जो चेंज इन स्पीड है, ठीक है, लाइट की, उसने लाइट को बेंड कर दिया। चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट कॉजेज द लाइट रे टू बेंड। अलग अलग मीडियम में लाइट की ट्रैवल करने की स्पीड अलग अलग होती है, इसलिए वो बेंड हुआ। अब आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, यहां पे क्या डायरेक्शन बदला है? बिल्कुल बदला है। क्या स्पीड बदला है? स्पीड या फिर वेलोसिटी? बिल्कुल बदला है। तो क्या यहां पे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में भी अंतर आएगा? अब देखो, आपको सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए दो चीजों को समझना पड़ेगा, और उसमें से पहला है आपका कि भाई वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है। वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आगे मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ठीक है। तो बच्चों, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, रिसर्च करो, पता करो। और वेवलेंथ मतलब क्या है, ये भी रिसर्च करो और पता करो। और फिर आपके एग्जाम में एक सवाल पूछा जा सकता है, जो सवाल मैं भी आपसे पूछूंगा, ठीक है, आगे चल के। तो उस चीज को अच्छे से पढ़ लेना। अभी आगे बढ़ता है बालकों। अभी देखो, यहां पे जो ये रे ऑफ लाइट आया है, जिसको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, देखो जैसे ये वाला जो रेड कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये आया हुआ लाइट है, ठीक है, मतलब ये पहले आ रहा है, तो इसको मैं बोलता हूं इंसिडेंट रे। ये एक नया टर्म है, इसको अच्छे से याद रखना। ये जो लाइट आ रहा है इसको मैं इंसिडेंट रे कहता हूं।
जिस पॉइंट पे, ठीक है, देखो जैसे अब यहां पे ग्लास स्लैब और यहां पे एयर है, तो एक छोटा सा लाइन होगा, राइट, जो दोनों का बाउंड्री होगा, कॉमन बाउंड्री होगा कि इस तरफ एयर, इस तरफ ग्लास। तो उस बाउंड्री पे जहां पे ये एग्जैक्टली मुड़ जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब कि ये इंसिडेंट रे जो है वो टकरा रहा है दूसरे मीडियम से। और उसके बाद जब ये मुड़ जा रहा है, तो ऑफकोर्स हमारा क्या है, दूसरा रे ऑफ लाइट है जो कि मुड़ चुका है उसको, और रिफ्रैक्शन हो चुका है, इसको ही हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। इसको क्या कहते हैं हम? रिफ्रैक्टेड रे। तीनों नाम बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अभी जो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, उसके ऊपर अगर मैं एक 90 डिग्री का लाइन मारता हूं, इमेजिनरी लाइन मार रहा हूं, मान लो 90 डिग्री का, और ये जो लाइन है इसको मैं नॉर्मल बुलाऊंगा। क्या बुलाऊंगा? नॉर्मल। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को 90 डिग्री होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को 90 डिग्री होता है, ये बात याद रखना है, ठीक है। अभी मूविंग फर्दर बच्चों, यहां पे देखो, ये मेरा इंसिडेंट रे था, ठीक है, और ये मेरा नॉर्मल था, राइट, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इसके बीच में मैंने एक एंगल बना लिया है, कैन यू सी दिस? एक एंगल लिया है, इस एंगल को मैं एंगल आई बुलाता हूं। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? लिखेंगे स्मॉल आई, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हम इसको डिफाइन करेंगे एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। जो हमारा इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, वो। अब देखो कुछ लोगों को ना कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है कि वो लोग इस वाले एंगल को ना इंसिडेंट रे ले लेते हैं। अगर आप इस वीडियो को इंसिडेंट एंगल ले लेते हैं, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हो तो इस बात को यहीं पे समझो कि ये वाला नहीं, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, ना कि सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच में। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछते हैं, देखो कॉमन सी बात है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो मान लेते हैं कि आपको मैंने ये एंगल दे दिया 60 डिग्री, ठीक है। मैंने कह दिया कि सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो आप मुझे बताओ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? तो 90 माइनस 60 क्या आ जाएगा आंसर? 30 डिग्री आ जाएगा। सही बात है ना? तो ये आपको क्लियर हो गया। अब बच्चों ये इस वीडियो का टाइम स्टैम्प देखो और मुझे कमेंट में बताओ कि अगर मेरा ये एंगल 45 डिग्री होगा तो ये वाला कितना होगा? टाइम स्टैम्प देखो, टाइम स्टैम्प लिख लेना, जैसे अभी जो भी हुआ है 4 मिनट, ठीक है। जैसे मान लो कि अभी 4 मिनट हुआ एग्जांपल के लिए, 4 मिनट 3 सेकेंड पे मैंने जो पूछा आपसे, ठीक है। आप अपने वीडियो को देखो, उस पर टाइम स्टैम्प होगा, वो कमेंट करो और बताओ कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर यहाँ पे एंगल 45 है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, ठीक। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ नोट्स में आप वीडियो पॉज कर करके सब लिख भी रहे होगे। अभी अगला देखो बच्चों, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एक एंगल है, एंगल स्मॉल आर। तो ये स्मॉल आर को मैं कहता हूं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और इसको मैं क्या कहूंगा? एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल। तो रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रहा है, इसको मैं एंगल आर कहता हूं, दैट इज माय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी आपको पता है कि मैं कुछ सवाल पूछता हूं तो हम सीधे आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो इस टॉपिक से मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगा। पहला क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डैश इन डिफरेंट मीडिया। अलग अलग मीडियम में, मीडिया मतलब मीडियम, ठीक है। लाइट की स्पीड क्या होती है? फिक्स होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सेम होती है, डिफरेंट होती है, या इनफाइनाइट होती है, ठीक है। सेकंड वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन। जब रिफ्रैक्शन होता है तो क्या इनमें से नहीं बदलता है? देखो, स्पीड ऑफ लाइट मुझे नहीं पता, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मुझे नहीं पता, वेवलेंथ ऑफ लाइट या फिर डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये चीज मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें वीडियो में समझाया था। ये जो सेगमेंट होता है ना बच्चों, जिसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बेसिकली इस सेगमेंट का नाम मैं देना चाहता हूं चेक योर नॉलेज, ठीक है, या फिर एनालाइज योर नॉलेज एंड चेक योर अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आप इन क्वेश्चंस के जवाब देते हो ना कमेंट में, तो पता चलता है कि तुम्हें यहां तक समझ आया है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और हमारे दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्शन जो होता है उसके क्या कुछ नियम कानून है, या फिर ऐसे ही अंधा रिफ्रैक्शन हो रहा है। अच्छे से समझेंगे इस बात को, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बच्चों, पहला दो लॉ हमें पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है जो आपने 9th में पढ़ा था, ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, आप 10th में अलग पढ़ रहे हो, ठीक है। तो पहला देखो क्या है, और ये सिमिलर सा लगता है, पहले जो आपने पढ़ा था ना और ये जो पढ़ा है कुछ सिमिलर सा लगता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, ध्यान से सुनना। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे इस लाइन को, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि मैंने बहुत ही कलर, अब क्या करे बताओ, हमारा हमारा प्रेजेंटर गिर गया। मैं प्रेजेंटर को कह रहा हूं तुम तो धोखेबाज हो। जोक्स अपार्ट, चलो धीरे धीरे रिकॉर्डिंग में मैं हटा देता हूँ एडिटिंग करके, ठीक है। तो देखो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अच्छा रिकॉर्डिंग, चलो हो रहा है। अब अगर तुम यहाँ से ध्यान से देखोगे इसको, तो इसको मैंने बहुत ही कलरफुल बनाया है, ठीक है। कलरफुल बनाने का कारण क्या है तुम्हें थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, बस कलर को ध्यान से देख लेना कौन से कलर, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट बोर्ड है जिसपे मैं आपको फर्स्ट लॉ समझाऊंगा, ठीक। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, ये हमारा एयर और ग्लास स्लैब है, मतलब एक दो मीडियम है, यहाँ पे एक एयर है और एक ग्लास स्लैब है।
एक रे ऑफ लाइट आता है, इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है। और वो जब मीडियम चेंज होता है तो वो बेंड हो जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है, और जो रे यहां पे है उसको हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। एक पॉइंट होता है यहां पे, ठीक है, जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और उसमें से हम परपेंडिकुलर एक लाइन पास करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल। तो ये तीनों चीजें क्लियर है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल, ये सारी चीजें आपको क्लियर है। तो यहाँ पे देखो येलो कलर से जो मैंने यहाँ पे दिखाया है वो इंसिडेंट रे है, आपको डायग्राम में भी सेम कलर दिख रहा होगा। ब्लू कलर से हमने दिखाया है रिफ्रैक्टेड रे, पिंक कलर से हमने नॉर्मल दिखाया, और लाल कलर से हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दिखाया। अब तीन चीजों पे फोकस करो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, ध्यान से सुनो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। कहां पे एट क्या है, एक प्रीपोजिशन है, एट इज अ प्रीपोजिशन। तो एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उस जगह पे एक ही प्लेन में है, मतलब ऐसा नहीं कि एक कहीं और जा रहा है, एक कहीं और जा रहा है। ओके, अगर मैं इसको एक प्लेन में डालूंगा, ये वाला चीज कुछ लोगों को नहीं समझ आता, लाइन सेम प्लेन। सेम प्लेन मतलब मान लो कि जैसे मेरा ये हाथ है, तो इसी हाथ पे, इस हाथ से बाहर इधर इस तरफ नहीं आ रहा है, अगर ऐसा मैं 3D में तुम्हें दिखाऊं, ठीक है, तो इसी तरफ है, इधर वाले में नहीं आ रहा है, ठीक है। या फिर अगर मैं आपको एक किताब के माध्यम से दिखाऊं, तो अगर इस किताब के माध्यम से दिखाऊं तो इसी तरफ आ रहा है, इस तरफ नहीं जा रहा है, या फिर उस तरफ नहीं जा रहा है, या फिर उस तरफ नहीं जा रहा है। बात समझ रहे हो तुम, लाइन द सेम प्लेन मतलब एक ही प्लेन में है। अगर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से अगर मैं आपको समझाने जाऊं, ठीक है, तो मान लो कि ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, और ये तुम्हारा जेड एक्सिस है, ठीक है, तो इसी पार्ट में आ जाएगा, ठीक है, इस वाले पार्ट में या फिर इस वाले पार्ट में नहीं जाएगा, दैट इज लाइन द सेम प्लेन। ओके, चलिए, तो क्लियर हो गया ये कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल होता है वो तीनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के पास, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक ही प्लेन में होता है। एट इज अ प्रीपोजिशन, ये बात याद रखना। कुछ लोग इसको ऐसे लिख देते हैं एग्जाम में, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। अब थोड़ा सा ये मिस्टेक है, मेरे जैसा टीचर रहेगा मार्क्स काट लेगा, क्योंकि एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाले रूल को समझते हैं। तो ये वाला डायग्राम अभी हमने पीछे किया था, तो हमें क्लियर है। स्नेल्स लॉ, जो दूसरा लॉ है ना, उसको स्नेल्स लॉ कह के भी बुलाया जाता है। तो आपको एग्जाम में अगर पूछेंगे कि राइट द स्नेल्स लॉ, तो आप ये लिखोगे, राइट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आप वो लिखोगे, दोनों लिखोगे, पहला और दूसरा, ठीक है। और स्नेल्स लॉ से एक नया चीज निकल के आएगा जो आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, मतलब ये अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अगर ये अच्छे से नहीं समझोगे ना तो आगे तुम्हें प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो स्नेल्स लॉ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखो क्या है, द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज कॉन्स्टेंट, इतना ही है। क्या है ऊपर वाला, द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज अ कांस्टेंट। यहां पे आई क्या है, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तुम्हें दिख गया होगा। अब ये क्या है, रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज अ कांस्टेंट, समझो जरा इसको, ठीक है। साइन आई, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का अगर मैं साइन फंक्शन लूंगा, साइन का एक प्रकार का फंक्शन है, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो आई का अगर मैं साइन फंक्शन लूंगा और उसका रेशियो निकालूंगा किसके साथ, साइन आर के साथ, मतलब बेसिकली साइन आर और साइन आई को हम लोग एक डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, और इसको मैं एन बोल देता हूं, एन इज अ कांस्टेंट। तो ये जो एन है, इसी एन को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब जब एक बच्चा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सुनता है तो उसके मन में कई सारे डाउट आने लगते हैं, कई कई सारे शंकाएं आने लगते हैं कि भाई ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर क्या बला है। तो आपको मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और इसको हम एक कांस्टेंट क्यों कहते हैं। अब ध्यान से देखो, ये वाले फोटो को ध्यान से देखो, मतलब इस इमेज को ध्यान से देखो, यहां पे क्या है, ऊपर की तरफ एयर है, ठीक है, और ये एक ग्लास है। तो ये एक अलग मीडियम हो गया, एयर एक अलग मीडियम हो गया, ग्लास एक अलग मीडियम हो गया, मतलब यहां पे दो मीडियम प्रेजेंट है। अब एक रे ऑफ लाइट आया, इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, यहां पे नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्ट हुआ, ब्लू कलर से आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो बालकों, अगर आप यहां पे अच्छे से देखोगे इस वाले पार्ट में, ठीक है, स्पेशली इस वाले पार्ट में, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और अगर मैं थोड़ा आगे जाता हूं सेकेंड वाले पार्ट में, ठीक है, इसी डायग्राम को मैं अगर आगे लेके जाता हूं तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये थोड़ा सा ये रे नीचे की तरफ आया है, तो ये वाला एंगल पिछले वाले से थोड़ा सा ज्यादा होगा, मतलब बढ़ गया है, जिसके कारण एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे भी कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। और यहां पे आप देखोगे तो काफी ज्यादा कम हो गया है, ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे भी कुछ फर्क पड़ रहा है। तो कुल मिला के आपको एयर और ग्लास सेम मीडियम के लिए अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं इसका एक रेशो निकालता हूं, ठीक है,
तो मुझे जो मिलेगा साइन, एक सेकंड कलर बदल लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे साइन ऑफ एंगल आई निकालते हैं, ठीक है, अलग अलग केस के लिए, और अगर साइन ऑफ एंगल आर निकालते हैं, ठीक है, इस केस के लिए, इस केस के लिए, इस केस के लिए और इस केस के लिए, तो हमें कोई तो एक वैल्यू मिलेगा और हम कहते हैं वो वैल्यू एक कांस्टेंट होगा, ऐसा हमने पीछे कहा। और इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। बात समझना, यहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका आएगा वो सेम आएगा, नो मैटर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो, द वैल्यू विल रिमेन सेम, एंड दैट्स द रीजन वी कॉल इट एज अ कांस्टेंट। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब तक कांस्टेंट रहता है जब तक मटेरियल नहीं बदलता। as long as the material remains same, you will get a constant value। इसी चीज को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मतलब गिवन पेयर ऑफ मीडियम। तो यहाँ पे पेयर है ना, एयर और ग्लास, दो है तो इसका एक पेयर है, तो एयर और ग्लास के लिए एक फिक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, नो मैटर व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। देखो इसी टॉपिक से रिलेटेड ना न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, और जो हमारे लर्नर्स हैं वो ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में क्या करते हैं, ओके रिकॉर्ड हो रहा है, ओके, तो जो हमारे लर्नर्स है वो ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। तो मिस्टेक के चांसेस कहां पे आ जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और क्या अप्रोच होगा हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए वो भी डिस्कस करेंगे। पहली बात तो अगर आप इस चैप्टर को देखोगे तो उसमें बहुत ही कम न्यूमेरिकल्स है। आपकी जिम्मेदारी है टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट करना कि कौन सा न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक के किस पेज नंबर पे है, ठीक है। चलो तो अभी हम लोग थोड़ा सा एक बेस बनाते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले क्वेश्चन पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन पे आपको न्यूमेरिकल पूछते हैं। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब मैंने आपको क्या बताया, साइन आई अपॉन साइन आर। आई क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मगर एक और तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने का, और इसी तरीके से आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द इंसिडेंट मीडियम। इसका मतलब मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं, और डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द रिफ्रैक्टेड मीडियम। आपको जो मिलेगा वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होगा। एग्जांपल से समझते हैं बच्चों, ये वाला फॉर्मूला तो वही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द इंसिडेंट मीडियम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द रिफ्रैक्टेड मीडियम। बस एलएचएस आरएचएस को इधर उधर कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे दो मीडियम आपको दिख रहा है ऊपर के फिगर में, कैन यू सी। यहाँ पे हमारे पास दो मीडियम है, एक है हमारे पास एयर, दूसरा है ग्लास। एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्टेड रे। तो अब देखो यहाँ पे दो मीडियम है, तो जो पहला वाला मीडियम है मेरा वो इंसिडेंट मीडियम है। क्यों इंसिडेंट मीडियम है भैया, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट रे है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द इंसिडेंट मीडियम मतलब क्या, कि ये जो लाइट यहाँ पे येलो कलर वाला जो लाइट आ रहा है जो कि एयर में है, जिसको मैं मीडियम 1 भी बोल रहा हूं, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो लेट्स से कि हमने कह दिया कि उसकी वेलोसिटी कितनी है बच्चों, v1 है, उसकी वेलोसिटी को हमने v1 कह दिया, ठीक है। अब दूसरा देखो, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द रिफ्रैक्टेड मीडियम। तो ये जो दूसरा मीडियम है जहां पे क्या हो रहा है बच्चों, रिफ्रैक्शन हो रहा है, ब्लू कलर से हमने दिखाया, तो ये हमारा रिफ्रैक्टेड मीडियम है, और इसको हमने मीडियम 2 कह दिया, और हम कह देते हैं कि यहां पे जो लाइट की वेलोसिटी होगी लेट्स से कि दैट इज v2। तो अब हम इस वैल्यूज को डाल सकते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द इंसिडेंट मीडियम, व्हाट इज द वेलोसिटी, इट इज v1, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने v1। व्हाट इज द लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द रिफ्रैक्टेड मीडियम, इट इज v2, तो यहाँ पे नीचे v2 लिख दिया, इज इक्वल टू क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज अ कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू n, या फिर इट इज इक्वल टू कांस्टेंट। बात समझ में आया। अब ये तो एक सिंपल सी बात है कि जब भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा किसी भी चीज का, तो आप न्यूमरेटर में मतलब ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ का ध्यान रखोगे। ऊपर इंसिडेंट मीडियम वाला आएगा और नीचे रिफ्रैक्टेड मीडियम वाला आएगा। सिंपल हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाला बात याद रखना, ठीक है। ये दूसरी बात है, साइन आई अपॉन साइन आर वाला हो गया। अब ये दूसरी बात है, अब यहां से कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है जिसका हम न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले यहां पे देखो, अगर मैं लिखता हूं 2n1, पीछे वाले फिगर को एक बार फिर से देखना, 2 किधर है बच्चों, 2 किधर है, तुम बोलोगे भैया 2 तो इधर है, मीडियम 2 ये है, और मतलब मीडियम 2 ये है भैया, और मीडियम 1 ये है। तो यहां पे अगर मैंने लिखा है 2n1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, तो पहले वाला ही है वो v1 अपॉन v2। इसका मतलब कि ये जो v1 है, ऊपर जो आता है न्यूमरेटर में कौन सा आता है, इंसिडेंट मीडियम, नीचे कौन सा आता है, रिफ्रैक्टेड मीडियम, ठीक है। तो इस पे मैं एक डब्बा बनाता हूं, इसको हम रीड कैसे करेंगे, इस वाले पार्ट को ध्यान से देखना, ठीक है। एग्जाम में आपको कैसे पूछेंगे या क्वेश्चन में कैसे पूछेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, ये n को हम बोल देंगे विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। कैसे रीड करेंगे इसको हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब यहीं पे मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूं, ठीक है। अगर आपको इतना इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड अगर थोड़ा धीरे धीरे घुस रहा है दिमाग में, कोई बात नहीं है, हम लोग एक जुगाड़ से आगे चलते हैं। हमें पता है कि जो ऊपर की तरफ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं।
जो नीचे की तरफ होता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ये बात याद रहेगा आप लोगों को। ये याद रखेंगे हम लोग कि न्यूमरेटर में हमेशा इंसिडेंट मीडियम की बातें होती है। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो मैं हर बार ये बात करूंगा, ठीक है। इंसिडेंट मीडियम के बारे में बात करते हैं हम। एंड डिनोमिनेटर में हम किसके बारे में बात करते हैं? रिफ्रैक्टेड मीडियम के बारे में। तो हम डायग्राम देख के भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पे जो लिखा हुआ है एन, उसके आगे लिखा है 2 और 1। तो हमेशा याद रखना कि एबीसीडी अगर मैं लिखने जाता हूं तो ए बी सी डी ई टा क्या आएगा? कहीं तो एन आएगा, ठीक है। तो पहले क्या आता है? डी आता है, तो मैं आगे की तरफ डी लिख दूंगा। बाद में क्या आता है बच्चों? एन आता है, तो यहां पे मैं एन लिख दूंगा। मतलब डी एन एन, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, ठीक है। डी एन एन, या फिर हम बोलेंगे डी और बाद में एन। मतलब डिनोमिनेटर हम आगे की तरफ लिखेंगे सेकेंड वाला, और न्यूमरेटर हम उसके आगे लिखेंगे, ठीक है। मतलब इसके बाद में लिखेंगे यहां पे, जो कि ऊपर की तरफ आता है। क्लियर हो जाएगा? बस अभी इस बात को थोड़ा सा याद रखो। अभी फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी चीज को उल्टा करके देखते हैं, ठीक है। अगर हमारे को दिया है 1 एंड 2, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहली बात, इसको रीड कैसे करेंगे? तो इसको हम लोग रीड करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। क्लियर हो गया? अच्छा भैया, ये तो रीड करने की बात हो गई कि हम रीड कर लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। मगर भैया आपको वो अप्रोच तो बताओ जिससे अभी आपने बताया था। तो मैंने आपको क्या कहा था? एन लिख लो, एबीसीडी आपको पता है, और आपको क्या है कि इस तरीके से बनाना है। तो ऊपर तुम्हारा क्या होता है? न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर। तो एबीसीडी में पहले एन आता है या डी आता है? डिनोमिनेटर का डी पहले आएगा और बाद में न्यूमरेटर का एन आएगा। सिंपल सी बात है। तो अब मुझे बताओ यहां पे क्या है? 1 है, ठीक है, और यहां पे क्या है? 2 है। तो ये ऐसा है ना, एन 1 2। तो अब बताओ यहां पे डिनोमिनेटर 1 है तो वो कहां पे जाएगा बच्चों? यहां पे जाएगा। और न्यूमरेटर क्या है? 2 है, तो वो यहां पे जाएगा। और हम बात किसके टर्म्स में कर रहे हैं? वेलोसिटी के टर्म्स में कर। तो v2 अपॉन v1, इस अप्रोच से भी हम कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर नटशेल में मैं आपको बताने जाऊं तो आप ये याद रखना कि रीड कैसे करते हैं ये आपको पता है। अगर मैं दे रहा हूं 1 एंड 2, तो इसको हम लोग रीड करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। ध्यान से सुनना। अगर लिखा हुआ है 2n1, तो इसको हम रीड करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। अगर ऐसा लिखा है ANG, तो हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो ये रीडिंग वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं राइटिंग वाला पार्ट। अब इसको दो तरीके से लिखा जाता है, मैंने आपको बताया, एक वेलोसिटी के टर्म्स में। तो अगर आपको दिया 1 एंड 2, तो आपको इसको अगर वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना है तो आपने वीवी लिख दिया। अब आपको पता है कि एबीसीडी मैंने आपको बताया था, तो एक है आपका न्यूमरेटर और एक है आपका डिनोमिनेटर, ठीक है। तो डी पहले आता है एबीसीडी में, एन बाद में आता है। तो यहां पे पहले आप लिख दोगे डी और फिर यहां पे आप लिख दोगे एन। इससे आपको समझ में आ जाएगा 1 कहां जाएगा? डिनोमिनेटर में जाएगा, और 2 कहां जाएगा? न्यूमरेटर में जाएगा। अब ऐसे कुछ भी रहने दो, अगर आपका रख दिया ANG भी दे दिया तो भी आपको पता है वेलोसिटी वेलोसिटी के टर्म में लिखना है। आपको पता है, आप पहले यहां पे लिखोगे एबीसीडी में से डी और फिर न्यूमरेटर का एन लिखोगे, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा ए और ये न्यूमरेटर में चला जाएगा एन। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ऊपर हमारा कौन सा मीडियम होता है? इंसिडेंट मीडियम होता है, और नीचे हमारा कौन सा मीडियम होता है? रिफ्रैक्टेड मीडियम होता है। तो इससे हमें एक बात और समझ में आ रहा है कि ये वाला जो केस है, इसमें क्या हो रहा है? जो लाइट है वो कहां से कहां जा रहा है बच्चों? ये सॉरी, ये एन नहीं, ये जी होगा, ठीक है, ये जी होगा। तो ये लाइट हमारा कहां से कहां जा रहा है? हमारा जो लाइट है वो ग्लास से एयर में जा रहा है। इंसिडेंट टू रिफ्रैक्टेड ना, पहले इंसिडेंट आएगा फिर रिफ्रैक्ट होगा। तो इंसिडेंट हमारा ऊपर है ग्लास और फिर नीचे एयर है, ये भी हमें इससे समझ में आ जाता है। तो जब आप बहुत अच्छी तरीके से बार बार पढ़ोगे ना, तो आपको ये सारी बातें अपने आप समझ में आने लगेंगी। चलिए कोई बात नहीं, अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसी अप्रोच का हम ध्यान रखेंगे। बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल पूछते हैं। एक न्यूमेरिकल दिखता है, बट उससे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इसका जवाब आप कमेंट में दे देना। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ABCD। में से जो भी आंसर है नीचे कमेंट में डाल देना। चलिए अभी हमारा न्यूमेरिकल है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देख लीजिए। Light travels with a velocity of 1.5 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन अ मीडियम। यहां ऑरेंज कलर से मैंने दिखाया इन अ मीडियम, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक मीडियम है जो कि ऑरेंज कलर का, और यहां पे इसको हमने मीडियम 1 बोल दिया है। यहां पे जो हमारा लाइट है, ठीक है, वो ट्रैवल करता है विद अ स्पीड ऑफ 1.5 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑन एंटरिंग द सेकेंड मीडियम, अब वही लाइट जो यहां से शायद जा रहा है, वो जब दूसरे मीडियम में जाएगा जो कि हमने पर्पल कलर से दिखाया है, इट्स वेलोसिटी बिकम्स
इतना, मतलब वेलोसिटी बेसिकली क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया, 0.75 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। तो मान लो कि यहां से एक रे ऑफ लाइट आया, ये मीडियम 2 है हमारा पर्पल वाला, तो यहां से एक रे ऑफ लाइट आया, उसकी वेलोसिटी अभी हम लोग बोल देते हैं v1, क्योंकि ये मीडियम 1 में है तो यहाँ पे 1 लिख दिया हमने। और यहां पे क्या होगा, लाइट रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है, और उसकी जो वेलोसिटी अब लेट से v2 है। v1 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। v2 की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में दी हुई है, 0.75 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सवाल क्या पूछा वो ध्यान से देखो, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। तो यहां पे भी कोई भी दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है, सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। मैंने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से सिखाया है, ठीक है। तो अब आपको इससे ये भी पता है कि आपका वेलोसिटी के टर्म्स में आप कैसे लिखोगे, वीवी लिख दोगे। यहां पे आपका क्या आएगा, एबीसीडी में से डी आएगा, और यहां पे आपका क्या आएगा, एन आएगा, क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर में क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या चला जाएगा बच्चों, 2 चला जाएगा, v1 अपॉन v2 निकलेगा। कोई बात नहीं, इस चीज को बहुत अच्छे से देखते हैं अभी, ठीक है, तो अपने को और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। तो मैंने आपको क्या बोला, सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, v1 डिवाइड बाई v2। अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। वैल्यूज आपको ऑलरेडी पता है, v1 की वैल्यू कितनी है, 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड v2 की वैल्यू जो थोड़ी सी कम हो गई थी, और वो क्या थी, 0.75 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी 10⁸ क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम क्या आने वाला आंसर, ये इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2। अब एक बात ध्यान से सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, उसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड, क्योंकि देखो ना बच्चों, बात कैसी है कि अगर मैं यहाँ पे इसका यूनिट क्या था बताओ मुझे, मीटर पर सेकंड, नीचे वाले का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड कैंसिल हो गया, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट, ये बात याद रखिए। चलिए, तो ये वाला तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट कर देंगे और हम लोग आंसर लिख देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम इज 2। ये आपको लिखना है अपने नोट्स में। अब इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में। ओके, ये इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन था, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मैंने आपको बताया ना, ये वाला रिलेटेड एक ही क्वेश्चन था आपके टेक्स्ट बुक में, और कुछ खास नहीं पूछेंगे, वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। बट एक और कॉन्सेप्ट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भैया ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होता है, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं। मुझे बताओ, रिफ्रैक्शन होने के लिए कितने मीडियम चाहिए, तुम बोलोगे भैया एयर वाटर ग्लास एयर, ऐसा बोल रहे थे, मतलब कि 2 मीडियम चाहिए भैया। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, 2 मीडियम चाहिए अगर मुझे रिफ्रैक्शन करना है तो। दोनों में से एक मीडियम कुछ खास चीज होगा, वो खास चीज क्या होगा अभी पढ़ लेते हैं। तो ध्यान से देखो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है फॉर रिफ्रैक्शन टू ऑकर 2 मीडियम्स आर रिक्वायर्ड। रिफ्रैक्शन को अगर होना है तो 2 मीडियम चाहिए। एंड इफ एनी वन ऑफ द 2, अगर दोनों में से कोई भी एक अगर वैक्यूम निकला, तो इसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। मतलब वैक्यूम एंड एयर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बोलेंगे। ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। वैक्यूम है, ठीक है, और ग्लास है, तो 2 मीडियम है। एक कौन सा है, वैक्यूम है, तो वैक्यूम में से लाइट आया और यहां पर रिफ्रैक्ट हो गया, तो इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। जैसे ही मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बोलता हूं, मुझे तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ग्लास का वैक्यूम के साथ। अगर मैं आपको कहता हूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए वाटर का वैक्यूम के साथ। अगर मैं आपको कहता हूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि एयर का वैक्यूम के साथ। बात समझ में आ गया। तो एक मीडियम आपको दिया रहेगा, दूसरा आपको मान लेना है कि क्या है, वैक्यूम है। बालकों, ज्यादातर, और अभी हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें जो ये वैक्यूम होगा वो मीडियम 1 होगा, मतलब कि इंसिडेंट मीडियम होगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ज्यादातर अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे ऑलमोस्ट सारे ही। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। यही 2 टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है, और एक आपका प्रूफ है कि प्रूफ दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, जो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में कराने वाला हूं। तो ये 2 टॉपिक से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल पूछते हैं, जिसमें इस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या है, इफ द फर्स्ट मीडियम इज अ वैक्यूम देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर यूनिट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको जो भी है इसका आंसर नीचे कमेंट में बताना, ठीक है बालकों। अच्छा एक सेकेंड, भाई इज बैक। चलो न्यूमेरिकल्स करते हैं। एक्चुअली एक फोन बज रहा था तो उसको मैंने पॉज कर दिया, मतलब पॉज किया तो सब साइलेंट कर दिया। देखो न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, देखो द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.36। इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ओके,
कैसे पढ़ेंगे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को? वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ऐसे पढ़ेंगे हम, याद रखना, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वाटर? हमसे पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी क्या होगा लाइट का वाटर में। अब हमें बताया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये है। सिंपल सी बात है, देखो क्वेश्चन को समझना। मान लो कि ये एक डब्बा है, इसके बाहर पूरा का पूरा वैक्यूम है और इसके अंदर पानी है, एक लाइट रे आ रहा है, ठीक है। और हमें क्या बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, यहाँ पे इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इस वाटर का, 1.36। इसका मतलब हमें क्या समझ में आएगा तुरंत, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। तो मान लो कि वैक्यूम से लाइट रे आया और इस पानी के मीडियम पे टकराने के बाद रिफ्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो यहां पे हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, इसमें से हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें बताया हुआ है, हमें वाटर वाला बताना है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें बताया है। ध्यान से सुनो, अगर आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी चीज का दिया रहेगा, तो मैंने आपको क्या बोला था, ज्यादातर वो इंसिडेंट मीडियम में होगा। तो आप क्या लिखोगे, अगर मैंने आपको कहा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो आप वाटर को आगे लिखोगे, वैक्यूम को बाद में लिखोगे। ग्लास रहेगा तो ग्लास को आगे लिखोगे, वैक्यूम को बाद में लिखोगे, ये बात याद रखना, ठीक है। तो वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, दिस इज, इसका मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। बात सुन लिया। इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे वी वैक अपॉन वी वाटर, मतलब वैक्यूम, वी वैक्यूम अपॉन वी वाटर। क्यों? आपको पता है ये वाला जो पार्ट होता है क्या होता है, डी, डिनोमिनेटर, तो ये नीचे आ गया वेलोसिटी के साथ, वी के साथ। ये क्या होता है, न्यूमरेटर, तो ये यहां पे आ गया। मैंने आपको क्या बोला था, ऊपर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन इंसिडेंट मीडियम, तो यहां पे इंसिडेंट मीडियम है, राइट, और हमें दिख रहा है कि ये इंसिडेंट ही है, तो हमारी सारी बातें सही है। चलिए, अब वैल्यूज हमें पता ही ऑलरेडी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है, सॉरी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या था, ये जो वैल्यू है वाटर और वैक्यूम के बीच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है, उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1.36, तो डाल देते हैं, इक्वल टू डाल देते हैं, वी वैक कितना है, वेलोसिटी इन वैक्यूम कितना है हमारे पास लाइट का, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये भी डाल दिया, डिवाइड बाय वी वाटर एज इट इज लिख लिया, ठीक है, वेलोसिटी इन वाटर। अभी कुछ नहीं करना है, इसको उधर भेजेंगे, इसको इधर लेंगे, तो वी वाटर को उधर भेज दिया, इक्वल टू 3 इंटू, अभी यहां पे ना हमने एक छोटा सा गड़बड़ किया है, यहां पे 8 डालना था, ठीक है, तो मैंने डाल दिया, ठीक है। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये वाला 1.36 नीचे आएगा। अगर अब इसका हम आंसर निकालेंगे तो सिंपली हमारा आंसर क्या निकलने वाला, 2.21 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, और इसको हम एक डब्बा बना देंगे। लिखेंगे कैसे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.21 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। बात समझ में आया? ये इस क्वेश्चन से आपको ये समझना था कि जब भी आपको मैं किसी भी चीज का कहता हूं कि वेलोसिटी ऑफ विथ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेसिकली जब मैं किसी भी चीज का कहता हूं तो आप याद रखना एन के बाद वाले साइड में, ठीक है, मतलब न्यूमरेटर वाली तरफ आप क्या करोगे, वैक्यूम को डालोगे, बाकी जो भी मटेरियल है वो इधर रहेगा। चलिए, तो इसी बात पे अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इसी टॉपिक पे हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अर्थात कि एक मीडियम है जिसमें लाइट का स्पीड है, कोई भी एक मीडियम मान लेते हैं हम, ठीक है, उसमें लाइट का स्पीड कितना है, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, इसका मतलब कि इस मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। क्लियर हो गया? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम में दिया हुआ है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सिंपल सी बात है, लाइट रे मान लो बाहर से आया, वैक्यूम से आया, वी वैक्यूम समझ लो इसको, और इस जो भी ये मीडियम है उससे टकराने का क्या हो गया, बेंड हो गया, तो रिफ्रैक्ट होगा। और वेलोसिटी इन दैट मीडियम, हमारे पास वेलोसिटी इन दैट मीडियम है, हमारे पास वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना कौन सी बड़ी बात है, हमें पता है कैसे करते हैं हम लोग। हम लिखते हैं मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, इसका मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम हो गया, मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। अगर यहाँ पे मीडियम हमारा एयर होता तो एयर होता, वाटर होता तो वाटर होता मीडियम के जगह पे, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे हम, वी वैक डिवाइड बाय वी एम, एम मतलब हमारा मीडियम है यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंपली वी वैक का वैल्यू कितना है, 3 इंटू 10⁸, और इसका वैल्यू कितना, 1.5 इंटू 10⁸, 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, 1.5 2 जा, राइट, 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 2। इसको ब्रैकेट में डाल लो और ये हो गया स्वाप। आंसर क्या लिख देंगे हम, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज 2। इट इज यूनिटलेस, में ये पता ही है। तो आई होप कि बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बस आपको थोड़ा सा केयरफुली इसको पढ़ना है और थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करना है, इस बात का याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये ब्लू कलर, अचानक से जो ब्लैक कलर में हम सॉल्व कर रहे थे उसको मैंने ब्लू क्यों किया है, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा यूनिक सम है, ठीक है। दो ही क्वेश्चन इसमें यूनिक है, एक तो प्रूफ है, उसको हम लोग न्यूमेरिकल्स में काउंट नहीं करेंगे यूजुअली, ठीक है, नहीं करते हैं। तो ये वाला जो सम है ये थोड़ा सा यूनिक है, यहाँ पे आपको एक मेथड समझना है, तो आराम आराम से वीडियो को देखना, 2 बार 3 बार देखना, एकदम याद कर लेना आज के आज, ठीक है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो।
तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर, इसका मतलब ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ग्लास और वाटर का बोला है, ये क्लियर हो गया। आर 3/2 एंड 4/3 रिस्पेक्टिवली, मतलब कि ग्लास का ये है और वाटर का ये है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर? वाह, वैक्यूम हटा दो बीच में से दोनों की। अच्छा मैं समझाता हूं कैसे, देखो। तो मैं बोला है कि मान लो कि ये क्या है, तुम्हारा ग्लास है, इसका जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, वो कितना है 3/2। और दूसरा तुम्हें वाटर दिया है, ठीक है, और वाटर का जो तुम्हें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है, दैट इज, हम कैसे बोलेंगे, वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, ये आपको दिया है और सवाल आपसे पूछ रहा है ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा। भाई ग्लास का वाटर के साथ क्या होगा, गजब बेइज्जती है। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, हमारे ब्लैक बोर्ड पे आता है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो जो डेटा दिया है उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास डेटा क्या है, सबसे पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, जिसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। कैसे लिखेंगे हम, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज इक्वल टू वी वैक डिवाइड बाई वी जी, मतलब वी ग्लास, तो ग्लास है ये, वेलोसिटी इन ग्लास, वेलोसिटी इन वैक्यूम। इसको क्या है वैल्यू इसका, 3/2। 3/2 वैल्यू था ना इसका, पीछे हमने लिखा था। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। दूसरा हमें क्या दिया है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है, मतलब वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो W विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज इक्वल टू वी वैक अपॉन वी वाटर। इसको, इसका जो वैल्यू हमें दिया था वो कितना था, 4/3। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। और तीसरा जो हमसे पूछ रहे हैं लोग, ठीक है, ये इतना ही हमारे पास गिवन है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये हमसे इन्होंने पूछा है, तो हम लिख देते हैं ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। और इसको अगर हम वेलोसिटी के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये वाटर ऊपर आ जाएगा और वेलोसिटी ऑफ ग्लास नीचे आ जाएगा। क्लियर है। अब ये क्यों क्या होता है ये तो मैं ऑलरेडी मैं तब से समझा ही रहा हूं। चलो, अब देखो बच्चों, यहां तक तो गिवन ही लिखा है, कुछ भी और नहीं है। जो हमारे पास लिखा हुआ था, जो हमने समझा था, उसी को हमने इस तरीके से लिख लिया और इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लिया। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये जो भी तुम्हारा तीसरा इक्वेशन होगा उसको तुम वैक्यूम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, या फिर जो भी कॉमन होगा दोनों में। तो यहां पे और यहां पे दोनों इक्वेशन में, ऊपर के दोनों इक्वेशन में कॉमन क्या है, वैक्यूम है, तो इसलिए हम वैक्यूम से आगे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अगर यहां पे वाटर कॉमन होता तो हम वाटर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, देखो ग्लास वाटर अलग है, वैक्यूम वैक्यूम सेम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इक्वेशन 3 जो हमारा था उसको बाय वी वैक, मतलब वेलोसिटी इन वैक्यूम। कैसा होगा, ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू क्या था हमारा, वेलोसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ ग्लास। ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, वी वैक से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया वी वैक से, मतलब वेलोसिटी इन वैक्यूम, वेलोसिटी इन वैक्यूम। वेलोसिटी इन वैक्यूम से ही क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि यही एक कॉमन सा चीज था यहां पे। गॉट इट। अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, थोड़ा सा अरेंज करेंगे बच्चों, क्योंकि यहां पे बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो देखो समझो बात को, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1, बात तो सही है। 3 इंटू 2 भी 6 होता है, 2 इंटू 3 भी 6 होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर मैं आपको कहता हूं कि इस चीज को मैं यहां भेज दूंगा और इस चीज को मैं यहां भेज दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा, तो नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। नीचे भी ऐसा करना है क्या, नहीं मैं नहीं करूंगा। कारण क्या है, थोड़ी देर में समझ में आएगा। तो ये वाला एज इट इज कॉपी किया, इक्वल टू ये वाला वैक्यूम को मैं इधर ले आया, डिवाइड बाई वीजी एज इट इज रहने दिए, वेलोसिटी इन ग्लास, मल्टीप्लाई बाय ये जो वी था उसको मैं इधर लेके आ गया, तो वी डिवाइड बाय नीचे वाला एज इट इज रहने दिया। कारण इसके पीछे का ये है, क्योंकि मेरे पास वेलोसिटी, ये वाले ऐसे वाले इक्वेशंस हैं इक्वेशन 1 और 2 में। समझाता हूं मैं आपको कैसे, देखो मेरे पास ऑलरेडी इक्वेशन 1 और 2 में वैल्यू था वी वैक अपॉन वीजी 3/2। इक्वेशन 1 देखना पीछे करके वीडियो को, ठीक है। और दूसरा जो मेरे पास वैल्यू था वो क्या था, वी वैक अपॉन वी डब्ल्यू 4/3। ये वैल्यूज मेरे पास ऑलरेडी थे, ठीक है। तो अब यहां पे देखो वी वैक अपॉन वीजी, तो वी वैक अपॉन वीजी ये वाला तो 3/2 है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे 3/2 लिख दूंगा, मल्टीप्लाई का साइन कॉपी मारा। वी डब्ल्यू अपॉन वी वैक है क्या हमारे पास, नहीं, हमारे पास वी वैक अपॉन वी डब्ल्यू है, तो 4/3 के जगह हम 3/4 लिख सकते हैं। उल्टा है तो उल्टा लिख देंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 3/4 लिख दिया, 4/3 ना लिख के 3/4 लिख दिया, क्योंकि यही डेटा हमारे पास यहाँ पे उल्टा मौजूद है। क्लियर हो गया। अब तो बहुत सिंपल है भाई, 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, तो ये क्या हो जाएगा, 9 डिवाइड बाय 8, ब्रैकेट बनाओ, खत्म काम। तो वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8। दिस इज योर आंसर। इसको ऐसे लिख देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज दिस। तो ये एक यूनिक क्वेश्चन था और इतने ही न्यूमेरिकल्स है। एक जो है आपका टेक्स्ट बुक में जो पेज नंबर है वो भी बता ही देता हूं, ठीक है।
आजा बेटा, कहाँ गया तू? टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 2 पे प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऐसा करके 2 स्टेटमेंट है, दोनों का ही आंसर बताने वाला हूं मैं आपको। एक है इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ इमरजेंसी इन अ लाइट रे फॉलिंग ऑन अ ग्लास स्लैब आई एंड ई रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट आई इज इक्वल टू ई। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी लिख के आ जाएगा, फोटो आ जाएगा, अभी मैं एडिटिंग में डाल दूंगा, ठीक है। और दूसरा एक है रेनबो इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका भी आंसर मैं आपको पूरी तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहां तक हो गया आपके सारे न्यूमेरिकल्स कवर, और जो टॉपिक से न्यूमेरिकल्स है उसी टॉपिक के बाद एग्जैक्टली जैसा हम करते हैं वैसे कवर करिए। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इंपॉर्टेंट केसेस। बच्चों ये जो इंपॉर्टेंट केसेस है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे की सारी बातें समझने के लिए तुम्हें ये केसेस समझने पड़ेंगे। केस नंबर 1 की तरफ जाते हैं। ये जो टॉपिक है आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा हुआ है, बिहेवियर ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो बिहेवियर लाइट का कैसा होगा। जैसे मान लो एयर से ग्लास में अगर लाइट जा रहा है, तो मान लो कि लाइट जो है हमारा कंडीशन 1 ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टेक्स्ट को इग्नोर करो। एयर से लाइट आया, ठीक है, और वो कहां गया, ग्लास में गया, तो रिफ्रैक्ट हुआ, तो इसका बिहेवियर क्या होगा, ठीक है, यही हमें जानना है। तो आ जाते हैं वापस हमारे टॉपिक पे। तो पहला कंडीशन है हमारा, जब क्या है, व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। मैं आपको याद करा दूंगा ये बात, अभी देखना क्या है। एयर जो है हमारा रेयरर मीडियम है, किसी भी मीडियम को मैं रेयरर कब कहता हूं। अब ये एक रिलेटिव टर्म है। जैसे मान लो कि मेरी जो हाइट है, शुभम की जो हाइट है वो 5 फुट है एग्जाम्पल के लिए। मेरी बहन जो मुस्कान है उसकी जो हाइट है वो 4.5 है। लेकिन मेरे घर में एक बच्चा है जिसका नाम है कुंज, वो 2 फुट का है खाली, ठीक है, 1.5 फुटिया है वो। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि मुस्कान जो है वो कुंज से बड़ी है, लेकिन मुस्कान जो है वो शुभम से छोटी है। समझ रहे हो मेरी बात। कुंज जो है वो सबसे छोटा है, ओके। और मान लो कि कुंज से भी एक छोटा बच्चा आ गया, निकुंज एग्जाम्पल के लिए, वो मान लो 1 फुट का है, तो मैं बोलूंगा कुंज इनसे बड़ा है, सबसे बड़ा शुभम है। तो इट इज अ रिलेटिव, कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है वो क्या होगा, रिलेटिव होता है। तो रेयरर और डेंसर का भी केस रिलेटिव है कि आप किस चीज के साथ किसको कंपेयर कर रहे हो। मगर फिर भी रेयरर किसको बोलेंगे हम, अगर दो चीजें हमारे सामने है, हाइट में तो देख के पता चल जाता है, लेकिन किस चीज को हम रेयरर बोलेंगे, जिसमें पार्टिकल्स दूर 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 होंगे थोड़े, एज कंपेयर टू जो तुम्हारा दूसरा दिया हुआ है, जिसके पार्टिकल पास पास हो जाएंगे, उसको हम लोग डेंसर बोलेंगे, ठीक है। तो डेंसर क्लियर हो गया, रेयरर क्लियर हो गया। अब हम लोग वापस आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। तो अगर हमारा लाइट रे पासेस फ्रॉम रेयरर मीडियम से आया और डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा है, तो वो नॉर्मल की तरफ जाएगा, मतलब ये जो लाइट रे है वो इस तरफ जाएगा, नॉर्मल के पास पास जाने लगेगा। गॉट इट। कैसे याद रखेंगे इस बात को मैं आपको समझाता हूं। देखो, रेयरर से डेंसर, आर डी, रोड पे आप कब जाते हो, जब आप नॉर्मल होते हो, ठीक है। आप मान लो कि आप घर में बहुत मस्ती करते हो, बहुत मस्ती करते हो, ठीक है, ऐसे हरकतें करते हो, मैं तो पागल हूँ, तो आपके घर वाले आपको रोड पे जाने देंगे क्या, नहीं जाने देंगे। जब आपके घर वालों को यकीन हो जाएगा कि आप नॉर्मल हो रहे हो धीरे धीरे, तो आपके घर वाले आपको रोड पे जाने देंगे। तो आर डी, रेयरर से डेंसर, कब जाते हैं, नॉर्मल होने पे, तो टूवर्ड्स नॉर्मल जा रहा है। क्लियर हो गया। अब चलो अगला बात करते हैं, अगले वाले केस के बारे में बात करते हैं, सेकंड वाला केस, ठीक है। सेकंड कंडीशन जो है हमारा वो क्या है, व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। अब इमेजिन करो कि ऊपर डेंसर है और इससे रेयरर में जा रहा है, मतलब ग्लास से लाइट एयर में आ रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो यहां पे ग्लास से लाइट निकला और जब वो रेयरर में जा रहा हो तो क्या होगा, वो नॉर्मल से दूर जाएगा। देखो अभी नॉर्मल के पास नहीं आएगा, ऐसे ऐसे दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। इसको कैसे याद रखेंगे, बहुत सिंपल बच्चों, डेंसर से रेयरर, कब आप डॉक्टर के पास आप कब जाते हो, जब आप बिल्कुल नॉर्मल नहीं होते हो, आप नॉर्मल से बहुत दूर हो, आप नॉर्मल जैसे हो ही नहीं, दूर दूर तक आप नॉर्मल जैसे नहीं हो, तो नॉर्मल से दूर जाते हैं, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डी आर, डेंसर से रेयरर। अब जब ऐसा होता है तो क्या पूरा लाइट रिफ्रैक्ट हो जाता है। मान लो कि लाइट हमारे पास 10 लाइट है, मतलब मान लेते हैं 10 एक नंबर है जो इस लाइट की वैल्यू है, तो क्या पूरा का पूरा लाइट ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगा या थोड़ा बहुत लाइट अंदर भी रह जाएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको भी समझेंगे, लेकिन अभी कंडीशन नंबर 3 पहले समझते हैं। कंडीशन नंबर 3 ऐसा है कि व्हेन अ लाइट रेज इंसिडेंट नॉर्मली एट द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया, इट डजंट चेंज द डायरेक्शन एंड इट डजंट गेट रिफ्रैक्टेड। मतलब अगर एक लाइट रे ऐसे सीधे गिर रहा है नॉर्मल के ऊपर, 90 डिग्री बना रहा है, तो ये लाइट रे बिल्कुल भी ना रिफ्रैक्ट होगा ना ही कुछ होगा, ये सीधे पास हो जाएगा। क्लियर हो गया। सीधे गिरेगा 90 डिग्री पे तो सीधे पास हो जाएगा। अगर ऑब्लिकली गिर रहा है, ठीक है, तो केस आ जाता है कि रेयर से डेंसर जा रहा है, डेंसर से रेयर जा रहा है।
ये बात याद रखना, कंडीशन 1 एंड 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको जुगाड़ भी बताया उसका। बालक को क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आज नो यूनिट। क्या आपको अभी इतने सारे न्यूमेरिकल्स बताया मैंने, क्या हमने कोई यूनिट लिखा था? हाँ या ना? आपको इससे आंसर देना है जो भी है, ठीक है। चलो छठा क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है? मैंने आपको बताया था, जब भी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो हमने एक चीज का ध्यान रखा था, और वो क्या चीज था? मीडियम का शेप था, थिकनेस था, वेलोसिटी लाइट का क्या है उस मीडियम में, या फिर ये सारे थे। मैंने किस चीज के बारे में बार बार बोला था कि इसका क्या है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या है, वही आपका आंसर है इसका। चलो बालकों, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो अभी जब मैं आपको पीछे पढ़ा रहा था डेंसर से रेयर, जिसमें अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा था लाइट, ठीक है, डॉक्टर वाला एग्जांपल लिया था, तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, क्या सारा का सारा लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगा या फिर थोड़ा बहुत ही लाइट रिफ्रैक्ट होगा? अगर आपने सोचा होगा, कमेंट में लिखा होगा, तो ये याद रखना आप लाइफ में बहुत कुछ करने वाले हैं। लेकिन अगर आप फिर भी सुन रहे हो तो दैट मीन्स कि आपके अंदर पेशेंस है और सीखना चाहते हो आप, दोनों में अच्छी बात है, ठीक है। ओके, कोई ये नहीं बोलेगा भैया भैया डबल ढोल किए, कोई ऐसा नहीं बोलेगा। तो पार्शियल रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं बालों को, रिफ्लेक्शन, बात को समझना, ठीक है। मान लो कि ये ग्लास स्लैब है जो कि एक डेंसर है, क्योंकि हमारे पास दूसरा एयर है जो कि रेयरर होगा, एयर में पार्टिकल्स दूर होते हैं एज कंपेयर टू ग्लास, तो रेयर डेंसर क्यों है ये तुम्हें पता चल गया। अब मान लो कि डेंसर से हमारा लाइट रे रेयरर की तरफ जा रहा है, तो हमें ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पे ये जो लाइट रे है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। कंडीशन नंबर 2, डॉक्टर डॉक्टर के पास हम कब जाते हैं? जब हम अवे फ्रॉम नॉर्मल होते हैं। बट क्या सारा का सारा लाइट जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, थोड़ा सा लाइट अंदर रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। इसी चीज को हम पार्शियल रिफ्लेक्शन कहते हैं, कि अ स्मॉल पार्ट ऑफ लाइट विल गेट रिफ्लेक्टेड इनसाइड, और ये जो भी लाइट होगा ना, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पूरी तरीके से फॉलो करेगा। इसका मतलब क्या है, आप क्या बोलना चाह रहे हो जनाब? कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा दैट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आर रिफ्लेक्शन वाला एंगल है जो आपने 9th में पढ़ा था, ये दोनों एंगल इक्वल हो, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, उसको भी हम लोग आर से डिनोट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे किसी और से कर देंगे। तो ये क्लियर होगा। तो डेफिनेशन क्या है? when light ray enters the rarer medium from a denser medium, ये बात आगे भी काम आने वाला है। रेयरर मीडियम में लाइट रे जा रहा है, लेकिन कहां से जा रहा है? डेंसर मीडियम से। रेयरर मीडियम में घुसा, लेकिन कहां से? डेंसर मीडियम से। इट गेट पार्शियली रिफ्लेक्टेड, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब लाइट का जो छोटा सा पार्ट है वो डेंसर मीडियम में वापस आ गया। एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? पार्शियल रिफ्लेक्शन। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्मॉल पार्ट ऑफ लाइट आएगा वापस डेंसर मीडियम में, ये तभी होगा जब लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। ये तभी होगा, नोट्स में लिख लेना, व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। डेंसर में से रेयरर में गया, एंटर्स रेयरर, रेयरर में घुस रहा है। कहां से आ रहा है? डेंसर से आ रहा है, मतलब डेंसर से रेयरर, ठीक है। अभी एक और टॉपिक है जिसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, अभी तो मैंने आपको पढ़ाया है उसका, एंड दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। भैया सारा का सारा लाइट अंदर आ जाएगा। वाह छोटू, तू तो तेज हो गया रे। चलो आगे बढ़ते देखते क्या है इसका मतलब, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझाने से पहले मैं आपको क्रिटिकल एंगल थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। मतलब भैया क्रिटिकल बातें मत बताया करो यार, ये क्रिटिकल बातें सुन करके दिमाग खराब हो जाता है। देखो, ये हमारा ग्लास है जो कि डेंसर है, क्योंकि बाहर हमारे पास एयर है जो कि रेयर मीडियम होगा। और मान लो यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है जिसमें से लाइट रे निकल। अब क्योंकि डेंसर से रेयर हो या रेयर से डेंसर, लाइट रे सीधा गिर रहा है 90 डिग्री पे, तो सीधे सीधे निकल जाएगा। लेकिन अगर लाइट रे एक एंगल पे गिरेगा, तो आपको पता है उस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम एक नॉर्मल बनाएंगे और लाइट यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है, ये एंगल इंसिडेंस है, और यहाँ पे लाइट रे रिफ्रैक्ट होगा, तो रिफ्रैक्टेड रहे। बट हमें पता है क्योंकि ये डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा सा लाइट अंदर में भी आएगा, जिसको हम लोग पार्शियल रिफ्लेक्शन कहते हैं। चलो एक काम करते हैं, ये वाला जो एंगल है इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेट्स से कि वो 10 था, तो यहाँ पे वो 20 हो गया, ठीक है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया हमारा। तो ये जो लाइट रे है, क्योंकि ये डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, सही बात है ना, नॉर्मल से दूर जाने लगेगा, और थोड़ा सा लाइट बाहर भी आएगा, मतलब अंदर की तरफ आएगा, पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा, और ये कहा जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, बिकॉज इट इज ट्रैवलिंग डेंसर टू रेयर। कंडीशन नंबर 2। हम एक काम करते हैं, इस एंगल को थोड़ा सा और कम कर, मतलब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं। तो हमने थोड़ा और बढ़ा दिया, यहाँ पे एक नॉर्मल बनेगा, और यहाँ पे जो हमें दिख रहा है, ठीक है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, इसको हम IC बोल रहे हैं। भैया ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये लाइट रे है, ये नॉर्मल से दूर 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 जाते जाते ये एक्जैक्टली 90 डिग्री बना देगा। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट अंदर पार्शियल रिफ्लेक्शन बिल्कुल हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री है, और इसी एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। किसको? ये IC को।
जब डेंसर, मेरे शब्दों को ध्यान से देखना, सुनना और इसको नोटबुक में लिख लेना अगर ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वर्ड टू वर्ड लिख दो। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना होता है कि उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें 90 डिग्री मिल रहा है, तो ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्लियर हो गया? यहां पे भी पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि ये 90 डिग्री में क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा था। बालक डेफिनेशन लिख लेते हैं। फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस के किसी ऐसे वैल्यू के लिए द वैल्यू ऑफ आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो 90 डिग्री बन जाता है। दिस वैल्यू ऑफ आई, ऐसे ही आई को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। उसको आई नीचे स्मॉल सी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात आई लिखेंगे और नीचे छोटा सा सी लिखेंगे, इसको क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। ठीक है? ये कब होता है? जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें 90 डिग्री मिल रहा है और ये डेंसर से रेयरर में लाइट ट्रैवल कर रही होती है। ठीक है? और पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होता है इस टाइम। बच्चों इसी से अब आ जाता है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब क्या होता है इस बात। तो देखो सेम कंडीशन, डेंसर से रेयरर वाला, लाइट रे ट्रैवल कर रहा है। यहां पे हमने क्या किया था? लाइट रे को एक पर्टिकुलर एंगल पे गिराया तो हमने इसको एंगल आई बोला। यहां पे क्या होगा? लाइट रिफ्रैक्ट होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा और थोड़ा सा पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होगा। फिर हमने क्या किया था? लाइट के एंगल को थोड़ा और बढ़ा दिया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस को। तो हमने देखा कि लाइट रे थोड़ा जो रिफ्लेक्टेड रहता वो थोड़ा और अवे फ्रॉम नॉर्मल गया और हमें पार्शियल रिफ्लेक्शन देखने को मिला। हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और बढ़ा दिया और अब की बार हमने इतना बढ़ा दिया कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें मिल रहा था वो 90 डिग्री मिल रहा था। इसीलिए इस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल कहते हैं। लेकिन मेरे अंदर की चुल खत्म नहीं हुई। मैंने बोला थोड़ा सा इसको और बढ़ाएंगे, तो मैंने इसको थोड़ा और बढ़ा दिया। तो मैंने इसको जब थोड़ा और बढ़ाया तो अब देखो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा जा करके मेरा जो रिफ्रैक्टेड रे था वो 90 डिग्री हो गया था। अब 90 डिग्री के बाद अगर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा तो कहां पे आ जाएगा? वो अंदर आ जाएगा। तो पूरा का पूरा लाइट अंदर ही आ जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। अब क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, सारा का सारा लाइट अंदर ही आ जाएगा, रिफ्रैक्ट नहीं करेगा। अब ये कब हुआ? जब मेरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था उसको मैंने क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा रखा था। ठीक है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें तभी देखने को मिलता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा होता है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। क्लियर हो गया? तो इसी फिनोमिनन को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। शब्दों में देखते हैं इसको क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी आपको यहां पे ना एक स्क्रीन पे एक एक्सपेरिमेंट का वीडियो मैं दिखाता हूं। आगे बढ़ते हैं, इसका डेफिनेशन देखते हैं। फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस के किसी ऐसे वैल्यू के लिए जो एंगल ऑफ आर है वो हमें 90 डिग्री मिलता है, तो उसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अब अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल, अगर वो क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम लार्जर देन 90 डिग्री। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो बढ़ते 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 90 हुआ था, वो और बढ़ गया, 90 से ज्यादा हो गया। और जो रे है, ऐसे जो रेज है वो पूरी तरीके से डेंसर मीडियम में वापस आ गई। तो इसी को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं कि पूरा का पूरा लाइट अंदर ही आ गया। अभी आपने एक एक्सपेरिमेंट का वीडियो देखा था, उससे भी आप क्लियर हो गया होगा। तो बालक को यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर क्रिटिकल एंगल तब फॉर्म होता है जब लाइट रे डेंसर से रेयरर की तरफ ट्रैवल कर रही होती है। ठीक है? क्रिटिकल एंगल बनने तक हमें पार्शियल रिफ्लेक्शन दिखता है, लेकिन जैसे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, सारा का सारा लाइट अंदर आ जाता है, पार्शियल नहीं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है? चलिए, तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, अ लाइट रे एंटरिंग द ग्लास फ्रॉम वाटर डैश गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ट्रैवल्स विदाउट बेंडिंग। अब देखो एंटरिंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर, तो ग्लास और वाटर में कौन डेंसर होगा, कौन रेयरर? तो लाइट रे जो है हमारा, वो आप ऐसे समझो, ग्लास, अगर लाइट, ये मान लो कि ये हमारा ग्लास है, ठीक है, और नीचे हमारा पानी है। लाइट रे एंटरिंग ग्लास, लाइट रे कहां जा रहा है? ग्लास के अंदर जा रहा है, फ्रॉम वाटर। ठीक है, सॉरी, हमारा लाइट रे जो है वो ग्लास के अंदर जा रहा है, लेकिन कहां से जा रहा है? वाटर के अंदर से जा रहा है। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट मीडियम है और ये हमारा रिफ्रैक्टेड मीडियम है। तो ऐसे केस में ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा। ये क्या होगा? ठीक है, कहा वाटर से ग्लास में जा रहा है, वाटर से ग्लास में जा रहा है। लाइन को अच्छे से पढ़ना, समझ में आ जाएगा। तो यहां तक अगर सारी चीजें क्लियर हो गई हैं आपको,
तो आपने इतना सब कुछ समझ लिया है जिससे अब आगे की जो टॉपिक मैं समझाऊंगा वो आपको यूं 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 समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये पार्शियल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सारा टॉपिक आगे की चीजों में इन्वॉल्व है। तो चलो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ओके, तो हेलो सुपर लर्नर्स, अब जो हमारा टॉपिक है फाइनली दैट इज मिराज। अब मिराज आपको मैं एक्सप्लेन करने से पहले एक फोटो दिखाता हूं। आप अगर कभी रोड पे ट्रैवल कर रहे हो तो आपने ये चीज एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको आगे का रोड ऐसा लग रहा होगा कि ये थोड़ा गीला सा है, इन द सेंस थोड़ा भीगा भीगा सा है। बट जब एक्चुअली आप उस जगह पे पहुंचते हो तो ऐसा कोई सीन होता नहीं है, वो एकदम नॉर्मल सा होता है। ऐसा क्यों लगता है आपको? इसके पीछे का जो कारण है वो है मिराज, एंड दैट इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन। ठीक है, लाइट के कारण एक इल्यूजन हो रहा है आपके अंदर। तो इस ऑप्टिकल इल्यूजन को ना हम इस डेजर्ट वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आपने एक चीज सुना होगा कि रेगिस्तान में पानी होने का आभास होता है। इंसान को लगता है कि रेगिस्तान में पानी है, लेकिन रेगिस्तान में पानी एक्चुअली होता नहीं है उस टाइम में, जब इंसान को ऐसा लगता है। तो अब उसके पीछे का कारण क्या है? तो देखो, ये बड़ा ही सुंदर सा चित्र है। इस चित्र में आपको ऊपर बादल दिख रहा है, नीचे रेत है और कड़क धूप है। अब जब कड़क धूप होगा तो क्या होगा? ये जो जमीन है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, राइट? जब धूप होगा तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। अब यहां पे तो बहुत ज्यादा गर्म होगा, लेकिन इसके ऊपर हम थोड़ा सा आ जाएंगे तो थोड़ा कंपैरेटिवली हल्का ठंडा होगा, और उसके ऊपर फिर और थोड़ा ठंडा हवा होगा। मतलब जमीन सबसे ज्यादा गर्म होगा। अब एक बात समझो, अगर कोई भी चीज को आप गर्म करते हो तो हीट वाले चैप्टर में आपने पढ़ा पार्टिकल जल्दी जल्दी भागने लगता है, तो वो रेयर मीडियम हो जाएगा। अब ऊपर उससे थोड़ा ठंडा है तो वो क्या हो जाएगा? डेंसर हो जाएगा, और ये वाला उससे और ज्यादा डेंसर हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स, ठंडी चीजों में पार्टिकल पास में आ जाता है। क्लियर हो गया? तो हम कह सकते हैं कि ऊपर डेंसर है और नीचे रेयरर है। समझते हैं अच्छे से? तो बच्चों, लेयर नंबर 1 ये बहुत ज्यादा गर्म है, लेयर नंबर 2 ये उससे थोड़ा कम गर्म है, और लेयर नंबर 3 ये ठंडा है। लिख लेते हैं भाई साहब। तो नीचे जहां पे एकदम गर्म होगा वो रेयरर मीडियम होगा, और ऊपर एकदम डेंसर होगा। तो हम कह सकते हैं कि हम डेंसर से अगर ऊपर से नीचे की तरफ मैं आता हूं, तो बेसिकली अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ आता हूं तो मैं कैसे आ रहा हूं? मैं डेंसर से रेयरर की तरफ आ रहा हूं। डी आर, डॉक्टर, जब हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब हम अवे फ्रॉम नॉर्मल होते हैं। ये बात आपको याद है, राइट? तो डी आर, डेंसर, हम लोग डेंसर से रेयरर की तरफ आ रहे हैं। केस नंबर 2 आई थिंक सो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक आदमी है जो यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है और इसी को पानी का आभास होगा, तो कैसे होगा? तो देखो, ये सूरज है। इस सूरज से आसपास जो बादल होंगे, ठीक है, वहां से मान लो लाइट निकल के आ रही है। सूरज के कारण लाइट आ रही है, लेकिन बादल की तरफ से होते हुए आ रही है, ठीक है। अब वो इस लेयर नंबर 1 के पास आई। ऊपर कौन सा मीडियम है? ऊपर है डेंसर मीडियम। इस लेयर से आगे निकलेगी तो कैसे जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। तो ये नॉर्मल से थोड़ी दूर चली गई और इधर दूसरा मीडियम आ गया। अब यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, क्योंकि ये उससे थोड़ा कम ठंडा है। ऊपर एकदम ठंडा है, उससे ये थोड़ा कम ठंडा है। मतलब ये अगर डेंसर है तो ये कम ठंडा है, मतलब थोड़ा गर्म है। ये मान लो कि ये 4 डिग्री सेल्सियस है, -4, और ये -3, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस का फर्क है। तो ये बहुत ज्यादा ठंडा है, ये उससे थोड़ा कम ठंडा। तो ये रेयरर हो जाएगा, ऊपर वाला डेंसर है। तो फिर से क्या होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, क्योंकि वही हो रहा है ना, डेंसर से रेयरर। अब ऊपर वाले के मुकाबले बहुत ज्यादा गर्म है, समझ रहे हो? तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये थोड़ा ठंडा है, कंपेरेटिवली हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाला डेंसर हो जाएगा और ये वाला रेयरर हो जाएगा। मतलब ऊपर वाला हमेशा डेंसर, नीचे वाला रेयरर, ये याद रखना आप, ठीक है? तो डेंसर से रेयरर फिर से जाएगा तो क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। मगर इस पॉइंट पे, ठीक है, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाते 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 इतना अवे जा चुका है कि मान लो क्रिटिकल एंगल वाला सिचुएशन हिट हो गया है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? अगर क्रिटिकल एंगल वाला सिचुएशन हिट हो गया है तो यहां पे होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होता है? लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होता, पूरा का पूरा लाइट वापस आ जाता है उसी डेंसर मीडियम में, राइट? जैसे हमने पीछे ग्लास वाला एग्जांपल देखा था कि उसी ग्लास में पूरा का पूरा क्या हो गया था? लाइट वापस आ गया था। तो ये लाइट पूरी के तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगा इंटरनली, और कहां हो जाएगा? इस आदमी के आंख में चला जाएगा, इस लेयर पे, ठीक है। और इसकी आंख से इसको सीधा यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद यहां से लाइट सीधे इसको लगेगा कि इस जगह पे क्या है? पानी है। लेकिन एक्चुअली ये पानी नहीं है, इस जो बादल है ना, इसका क्या है? ये इमेज बन रहा है यहाँ पे, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये मिराज है। सिमिलर ऐसा होता है जब आप गाड़ी चला रहे होते हो, तो ठीक है, कि आपको नीचे से हल्का 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 ना, गरम जमीन गरम रहता है ना, तो उससे थोड़ा 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 सा भाप टाइप निकलता है और आपको इस तरीके का आभास होता है। तो ये कारण है। तो कुल मिला के यहाँ पे समझना क्या था? ऊपर डेंसर, नीचे रेयर है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है, टीआईआर वाला सिचुएशन आएगा, और ये लाइटर सीधे यहां से यहाँ पे आएगा और उसको उस तरीके का लगेगा। सिंपल है ये बच्चों। ये वाला टॉपिक तो काफी सिंपल था, मतलब, ठीक है। अब एक टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट में मैं आपको बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो आपको आगे काम आएगा। तो मैं जब भी आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं कि आप में से कुछ लोग नीट देंगे, कुछ लोग जेई देंगे, तो उनको ना बेसिक एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए एनसीईआरटी का भी।
तो इसलिए मैं एनसीईआरटी की चीजें भी आपके लिए कवर करने वाला हूं। ध्यान से सुनो। अभी बच्चों आपको पता है कि हमारा जो सनलाइट है वो हमें व्हाइट कलर का दिखता है, मगर ये जो व्हाइट कलर होता है ये एक्चुअली व्हाइट नहीं होता, इसमें क्या होता है, एक स्पेक्ट्रम होता है। अब तुम बोलोगे भैया ये क्या है, तो मैं कह दूंगा रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू येलो इंडिगो एंड वॉयलेट, सॉरी रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो एंड वॉयलेट। भैया इसको याद कैसे रखेंगे, तो ये है विवग्योर, नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे तो VIBGYOR विवग्योर। अच्छा बात है, बहुत बढ़िया बात है। मगर क्या व्हाइट लाइट में इतने ही लाइट होता है, तो जवाब है ना, इसके अलावा बहुत सारे लाइट होते हैं। ठीक है, ये विजिबल रेंज ऑफ लाइट है जो हमारी आंखों को दिखता है। तो बच्चों यहां पे जो रेड है इसका जो वेवलेंथ है वो 700 नैनोमीटर है। वेवलेंथ क्या होता है मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। देखो मान लो कि ये लाइट का एक वेव है, ठीक है, तो इसमें एक ट्रफ होता है और एक क्रस्ट होता है। तो मान लो कि ये जो ऊपर पहाड़ जैसा दिख रहा है, इस पहाड़ से लेके इस पहाड़ तक की जो एक दूरी है, इसको मैं लैम्डा मतलब वेवलेंथ कहूंगा। या फिर मान लो कि नीचे जो खड्डे जैसा दिख रहा है, इस खड्डे से लेकर के इस खड्डे तक की जो दूरी है, इसको भी मैं वेवलेंथ कह सकता हूं। ठीक है, एक वेव कहूंगा मैं बेसिकली, वेव का लेंथ। तो दोनों में से पहाड़ ले लो या खड्डा ले लो, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पहाड़ को क्या कहते हैं और खड्डे को क्या कहते हैं आपको ये बताना है, ट्रफ क्रस्ट। ठीक है, क्या किसको कहते हैं आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पे जो वेवलेंथ है वो 700 नैनोमीटर होता है रेड कलर का। और अगर वही मैं देखता हूं वॉयलेट के लिए तो जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर होता है। तो क्लियरली अपने को एक चीज समझ में आ रहा है कि जब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो वेव जो है वो छोटा होते चला जा रहा है। एक इमेज से समझाता हूं, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये आपके विजिबल रेंज ऑफ लाइट है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो, ये आपके विजिबल रेंज ऑफ लाइट है। और यहां पे रेड है, ठीक है, जिसका वेवलेंथ देख रहे हो आप, दो पहाड़ के बीच में बहुत ज्यादा दूरी है। ठीक है, बहुत ज्यादा दूरी है, अगर उसके पीछे चले जाते हैं तो वेवलेंथ और बड़ा होने लगता है। ठीक है, और अगर मैं जैसे जैसे रेड से इधर वॉयलेट ब्लू की तरफ आ रहा हूं तो वेवलेंथ छोटा होता जा रहा है, दो पहाड़ के बीच की दूरी कम होते जा रही है, आपको आसानी से दिख रहा होगा। अब देखो, इसको हम लोग विजिबल रेंज ऑफ लाइट कहते हैं, जो हमें दिखता है उसको हम लोग विजिबल रेंज ऑफ लाइट कहते हैं। और उसके इस तरफ जो होता है, रेड के उस तरफ जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, उसको हम इंफ्रारेड कहते हैं। उसके बाद आता है माइक्रोवेव और उसके बाद आता है रेडियो वेव्स। ठीक है, अब कौन से वेव किस चीज को पार कर सकता है वो यहां पे नीचे दिखाया हुआ है आपको। ठीक, अब उसके बाद देखो यहां पे आपको दिखेगा कि विजिबल लाइट के इस तरफ होता है अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, फिर आते हैं आपके एक्सरे और फिर आपको आते हैं गैमा रेज। तो ये वाला क्लियर हो गया स्पेक्ट्रम। आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बस याद रखना कि विजिबल रेंज ऑफ लाइट के अलावा भी लाइट का रेंज होता है एंड दैट इज टोटली ऑन वेवलेंथ। अब एक सवाल उठता है कि वेवलेंथ तो ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब अगर वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी, और फ्रीक्वेंसी बहुत कम है मतलब वेवलेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, मतलब उल्टा। ठीक है, अगर यहाँ पे ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम, यहाँ पे वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं बालकों। अब हम लोग इस डिस्पर्जन ऑफ लाइट वाले फिनोमिनन को समझते हैं। ठीक है, तो न्यूटन नाम के एक साइंटिस्ट है जिनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो उन साइंटिस्ट ने एक प्रिज्म के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने बताया। अभी एक बात यहाँ पे मैं कुछ कुछ छोटी छोटी बातें बताते रहूंगा, एक बात नहीं बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगा जो आपको दिमाग में रखना है। अब देखो यहाँ पे एक व्हाइट रे ऑफ लाइट निकला, इस प्रिज्म के कारण क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है ना, क्योंकि मीडियम बदल गया, यहाँ पे एयर था और यहाँ पे मीडियम बदल गया। तो जब मीडियम बदलेगा तो यहाँ पे फाइनली जो हमें लाइट ने निकलेगा वो हमें कैसा मिलेगा, वो हमें कलेक्शन ऑफ विजिबल रेंज ऑफ लाइट रे हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे, मतलब विवग्योर जिसको आप बोलते हो। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा भैया, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। एक प्रोसेस है लाइट को सेपरेट करने का उसके कंपोनेंट कलर्स में, जब वो पास कर रहा है किसी एक मीडियम के थ्रू। जैसे कि एक मीडियम है तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद रखना, दो तीन लाइन और बताने वाला हूं जो याद रखने वाली है। ठीक है, अब देखो लाइट क्या है, बेसिकली लाइट एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो हमें सेंस ऑफ विजन देता है। ठीक है, लाइट के अंदर कुछ इलेक्ट्रिक चीजें हैं, कुछ मैग्नेटिक चीजें हैं और एक रेडिएशन है बेसिकली, मतलब कि आपको लाइट की एनर्जी लेने के लिए आपको उसको टच नहीं करना पड़ेगा सिंपली। ठीक है, तो रेडिएशन एक प्रकार का, तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच गिव्स सेंस ऑफ विजन। मतलब देखो ना, जैसे हीट एक प्रकार का रेडिएशन है। कैसे हीट, अगर मैं कहीं पे आग लगाता हूँ, रेडिएशन समझना क्या होता है, मैंने कहीं पे आग लगाया, ठीक है, तो मुझे उस आग के अंदर हाथ डाल करके उसकी गर्मी को महसूस नहीं करना पड़ेगा, राइट। उसके अंदर से इतनी गर्मी निकल रही है जो एयर के थ्रू ट्रांसफर होकर मेरे तक आ जाएगा, तो उस चीज को मैं रेडिएशन कहता हूं। तो लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो हमें सेंस ऑफ विजन देता है, मतलब देखने का एहसास दिलाता है। अब ये जो ग्लास वाला प्रिज्म था, ग्लास प्रिज्म जो था, उसे अभी जो मैंने एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बताया, उसका ऐसा है कि यहां से व्हाइट रे ऑफ लाइट आया। व्हाइट रे ऑफ लाइट की जो सनलाइट जो है उसकी जो वेलोसिटी है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। इस पॉइंट पे वो टकराएगा किसके साथ, प्रिज्म के साथ, और यहां पे ये लाइट को ऐसे सीधे पास हो जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये लाइट रे ऐसे पास ना होकर के यहां पे ही रिफ्रैक्ट हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे आपको एक पैटर्न मिला विवग्योर, वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, ये नीचे से हम देख रहे हैं। तो अगर मैं यहां पे आपको बताने जाऊं तो ये वाला जो एक यहां से
ठीक है, जैसे ये वाला अगर मैं एक पार्ट देखूं रेड के साथ, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन है रेड का। ठीक है, अगर मैं यहां पे अगर येलो के साथ देखने जाऊं, ये ऑरेंज के साथ, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन है किसका? ऑरेंज का। अगर मैं यहां पे देखने जाऊं येलो के साथ देखने जाऊं, तो ये क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन किसके लिए? डी, एंगल डी बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब कितना डेविएट हुआ, कितना नीचे गया। ये किसका हो गया? येलो का। उसके बाद अगर मैं यहां पे आ जाऊं तो ये किसका हो जाएगा? ग्रीन का। यहां पे आ जाऊं तो ये ब्लू का। ऐसे ही मैं नीचे 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 आते जाऊं। तो अब मुझे बताओ, यहां पे जो वेवलेंथ था, ठीक है ध्यान से सुनो, वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका था? तुम बोलोगे भैया रेड का। जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है वो सबसे कम डेविएट हुआ। ठीक है, वो क्या हुआ? सबसे कम डेविएट हुआ, उसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम है। जिसका वेवलेंथ सबसे कम था वो सबसे ज्यादा डेविएट हुआ। ठीक है, वो सबसे ज्यादा नीचे की तरफ गया है। ठीक है, तो यहां पे आपको सवाल ऐसे पूछे जाएंगे कि भैया कौन सा कलर लाइट का सबसे ज्यादा डेविएट होता है या सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन बनाता है? तो आप क्या बोलोगे? इस ये जो लाइट यहां से ऐसे इसको निकल जानी चाहिए थी, राइट? इस लाइट को ऐसे निकल जानी चाहिए थी। तो इसी के अगेंस्ट हम देखते हैं, तो आपको क्लियरली दिख रहा है रेड का सबसे कम होगा और वॉयलेट का सबसे ज्यादा होगा। तो विवग्योर नीचे से, ठीक है, तो सबसे कम किसका होगा? जो लास्ट में आएगा विवग्योर के, आर लास्ट में आ रहा है, तो उसका सबसे कम होगा एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, और वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका है? इसी का है, रेड का, और इसका सबसे कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि भैया ऐसा क्यों होता है, राइट? क्वेश्चन ये हो सकता है कि रेड सबसे कम डेविएट क्यों होता है या फिर वॉयलेट सबसे ज्यादा डेविएट क्यों होता है। तो देखो मैंने क्या कहा, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये क्या है? लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक प्रकार का। ठीक है, तो लाइट ने जब यहां से ऐसे पास हो रहा होगा तो इसके पार्टिकल के साथ वो टकराएगा। ठीक है, इस ग्लास के अंदर जो पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल्स के साथ इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो इसके जो छोटे 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 से फोटॉन्स होंगे, जो पार्टिकल्स है लाइट के अंदर, वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे। ठीक है, यहां पे टकराएंगे। तो बच्चा क्या होता है? द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब जो लाइट किसी भी चीज में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जैसे एयर में लाइट की वेलोसिटी कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्यों है? ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी, लाइट की जो भी वेवलेंथ हमारे पास आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, अब बच्चों जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ऑफ अ मीडियम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर। अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग कलर की हमने देखा अलग अलग वेवलेंथ है, और अलग अलग वेवलेंथ के साथ साथ उसका अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगा, और अलग अलग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के लिए जो वेलोसिटी है वो अलग अलग होगा। बात समझ में आया? तो कुल मिला के जो बात बताने वाली थी, यहां पे देखो, जो ये रेड है इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा, इसलिए सबसे कम डेविएट हो रहा है। अब ये जो ऑरेंज है, ठीक है, उसका उससे कम है, तो इसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। मतलब ये अलग कलर, हर कलर की अपनी एक वेवलेंथ है, अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी के कारण लाइट की जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है। तो इसी कारण से ये डेविएशन अलग अलग कलर्स का अलग अलग हो रहा है। कुल मिला के फिर से एक बार, लाइट की जो वेलोसिटी है कि लाइट कितने वेलोसिटी से जाएगा वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। अगर वेलोसिटी में बदलाव होता है तो लाइट रिफ्रैक्ट होता है। ठीक है, तो यहां पे जो डेविएट हो रहा है वो भी तो रिफ्रैक्शन ही है ना एक प्रकार का। और बालक को यहाँ पे अलग अलग कलर्स के अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है, अलग अलग वेवलेंथ है। कारण ये क्लियर हो गया? 2 से 3 बार मैंने आपको 2 से 3 बार आपको मैंने बता दिया, तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब सवाल देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर व्हाइल पासिंग थ्रू अ मीडियम व्हिच कॉल्ड एज डैश। आपको नीचे कमेंट में जवाब देना है। ठीक है, 9th क्वेश्चन, डैश कलर डेविएट्स द लिस्ट। देखो सवाल पूछा ना इससे रिलेटेड, कौन सा कलर सबसे कम डेविएट होता है इन द डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। मैंने आपको बताया था विवग्योर, नीचे से ऊपर जाओगे, जो लास्ट में आएगा वो सबसे कम होगा, तो आपको जवाब देना है। अब जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। मैंने आपको क्या कहा था कि आपके टेक्स्ट बुक में 2 क्वेश्चन पूछा है, प्रूव द फॉलोइंग में से। एक क्वेश्चन इसमें से भी पूछा है, ठीक है, और एक लास्ट में मैं सिखाऊंगा, तो मैं आपको उस क्वेश्चन का भी आंसर बता दूंगा। ध्यान से सुनो। अब बच्चों आपने बहुत सुंदर सा दृश्य देखा होगा रेनबो वाला। ये आदमी है, इसके आगे सन है और इसके सर के पास पीछे की तरफ एक रेनबो बन रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा रेनबो क्यों बनता है, ये सवाल है। तो अभी मैंने आपको डिस्पर्जन ऑफ लाइट समझा है, तो आपको प्रिज्म के बारे में आइडिया आ गया होगा। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो हम नोबिता का एग्जांपल लेके समझते हैं। तो बच्चों ये हमारा नोबिता है, नोबिता के सर के ऊपर है सन, धूप, ठीक है, और यहां पे एक वाटर ड्रॉपलेट है, बारिश गिर रही है, तो बारिश में से ऐसे बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, तो हम एक वाटर ड्रॉपलेट लेके चलते हैं। अभी ये एक स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट जो है ना वो प्रिज्म की तरह काम करेगा। तो एक सन का रे ऑफ लाइट आया, ठीक है, और वो जो लाइट है वो इस पॉइंट के ऊपर, बच्चों इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा? डिस्पर्जन हो जाएगा उसका, क्योंकि ये प्रिज्म की तरह काम कर रहा है। अब जब वो इस एंड पे, इस वाटर ड्रॉपलेट्स के दूसरे एंड पे टकराएगा, तो यहां पे होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपको पता है कब होता है? जब एंगल जो इंसिडेंस एंगल और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तब। तो यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, पहले डिस्पर्जन, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर यहां पे फाइनली रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ? डिस्पर्जन हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और रिफ्रैक्शन हुआ, और यहां पे एक स्पेक्ट्रम ऑफ कलर दिखेगा। ठीक है, एक स्पेक्ट्रम ऑफ कलर दिखेगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेनबो कहते हैं।
सवाल ये होगा कि आपको प्रूफ करना है या फिर आपको बताना है कि जो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो होता है वो तीन चीजों का कलेक्शन होता है, डिस्पर्जन, टीआईआर और रिफ्रैक्शन, और आंसर आपका ये वाला होगा। ठीक है, द ब्यूटीफुल फिनोमिनन ऑफ द रेनबो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फिनोमिनन, नेमली डिस्पर्जन ऑफ लाइट सबसे पहले हुआ था, इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसको हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कह रहे थे, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तीन चीजें हुई थी। द रेनबो अपीयर्स इन द स्काई आफ्टर द रेन शावर, जब बारिश होने लगती है, बारिश होने के बाद ये आपको रेनबो देखने को मिलता है। द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट एज अ स्मॉल प्रिज्म, वाटर ड्रॉपलेट जो होता है आपका स्मॉल प्रिज्म का काम करता है। व्हेन लाइट रे एंटर्स द वाटर ड्रॉपलेट, जब लाइट रे वाटर ड्रॉपलेट में जाती है in the atmosphere, they get refracted, dispersed and incident light and result a spectrum, मतलब बेसिकली जो मैंने आपको समझाया वही चीज यहाँ पे लिखा है। the light rays get reflected internally inside the droplet and finally again get diffracted, तो डिस्पर्जन हुआ, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्रैक्ट हुआ और बाहर निकला। एज अ कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ ऑल दिस फिनोमिनन, ये तीनों जो चीजें हो रही थी इसका एक कलेक्टिव इफेक्ट होकर के 7 कलर रेनबो हमें देखने को मिलता है। ये वाला एक लाइन छोटा सा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है इसमें से एमसीक्यू या फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए बता रहा हूं। इन द मॉर्निंग रेनबो कैन बी सीन टुवर्ड्स वेस्ट, जब सुबह का समय होगा तो आपको जो रेनबो है वो वेस्ट में दिखेगा, व्हाइल इन द इवनिंग इट इज सीन इन द ईस्ट। अब ये क्या है भैया, तो सुबह में सूरज कहां से उगता है, ईस्ट की तरफ से उगता है, राइट। तो मान लो कि मेरे सामने जब मैं देख रहा हूं तो ये कैमरा मेरे लिए सूरज है, ठीक है, तो रेनबो मुझे कहां दिख रहा है, मुझे वेस्ट में मिल रहा है, मतलब सूरज जहां पे रहेगा, ठीक है, उसके उल्टा देखो। इन द मॉर्निंग रेनबो कैन बी सीन इन द वेस्ट, सूरज सामने ईस्ट में, रेनबो मुझे पीछे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन वही इवनिंग में सूरज वेस्ट में डूबता है तो मैं वेस्ट की तरफ देख रहा हूं मान लो पीछे, और ये कैमरा रेनबो है, जो मेरा सर दिख रहा है उधर रेनबो है, तो मतलब क्या है कि शाम को मुझे कैसे दिखेगा, ईस्ट में दिखेगा। क्यों, क्योंकि सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में होता है रेनबो, तो ये एक इंपॉर्टेंट याद रखना, सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में होता है रेनबो, ठीक है। अब मैं जब आपको पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बताया नोबिता यहाँ पे और रेनबो इसके इधर बन रहा है, और ये आदमी वाला जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था इसमें मैंने बताया आदमी का मुंह इधर है और रेनबो पीछे बन रहा है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया, और ये आपका एक प्रूफ द फॉलोइंग का ये आंसर है। और बच्चों को लगता है कि बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने समझ से भी ये चीज लिख सकते हो। बस ये वाला एक लाइन येलो वाला याद रखना। बालक को क्वेश्चन है, डैश कलर डेविएट्स द मोस्ट ड्यूरिंग द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, अब आपको पता है सबसे ज्यादा कौन सा कलर डेविएट होता है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। और बालक को अगला क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हॉट एयर, अगर पानी मतलब अगर एयर गर्म है तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, जो भी इसका आंसर है आप नीचे कॉमेंट में डाल देना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा ट्विंक ओके, अगला पॉइंट है हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, तो स्टार्स ट्विंकल क्यों होते हैं, बचपन में आपने पढ़ा था ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल लिटिल स्टार, क्यों होता है, तो ये भी एक प्रकार का एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे, इट्स अ टाइप ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब हमारा ये आखिरी टॉपिक और इसके बाद एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा और हमारा खत्म हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले देखो बच्चों, ये कितना सुंदर दुनिया है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। और इस एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे लेयर्स होंगे, पता है ना तुम्हें, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये आउटर स्पेस, एकदम सिंपल, तीन हिस्सों में हमने डिवाइड किया, और हमें ये पता है कि एटमॉस्फेयर में क्या होता है बच्चों, बहुत सारा लेयर होता है। अब देखो आउटर स्पेस में क्या होगा बच्चों, मुझे बताओ, जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊंगा तो डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। इसका मतलब क्या है, टॉप टू बॉटम डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब ऊपर तो ठंडा है, रात का समय है भाई, ऊपर ठंडा है, नीचे क्या है, गरम गरम, तो डेंसिटी बढ़ेगा ना कि घटेगा। सवाल बहुत सही है, अभी तुम्हें थोड़ी देर में समझ में आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मान लो कि ये हमारा स्टार है, पीछे जो मैंने बताया उसको ज्यादा सीरियसली मत लो, मैंने आपसे एक सवाल पूछा आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ, गर्म ठंडा अभी क्वेश्चन भी पूछा था तो आप बता सकते हो। तो मान लो बच्चों कि हमारा स्टार है, ठीक है, और ये जो स्टार है ये ट्विंकल हो रहा है, आपको दिख रहा है, ग्लो कर रहा है, और ये आप एक पॉइंट सोर्स है, क्योंकि स्टार हमसे बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर है, लाइट ईयर्स अगो है, मतलब लाइट ईयर्स दूर है हमसे, ठीक है। इट्स अ टाइप ऑफ मेजरिंग कि लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं कुछ कुछ चीजों को जो बहुत दूर होता है। तो क्योंकि हमसे लाइट ईयर्स दूर है तो हम बोलेंगे कि हमारे लिए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। क्या है हमारे लिए स्टार, क्या है बालकों, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, एक पॉइंट है जिससे हमारे पास लाइट आ रहा है। अब देखो ध्यान से सुनना, ठीक है, ये हमारा बंटू है, और हमारा बंटू ये लाइक झिपड़िया, बाल देखो उसके, एंड बोल रहे भैया लाइट इतना दूर है, लाइट जो लाइट इतना दूर से आ रहा है, और ये जो तारा है इसका ये एक्चुअल पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन बोले तो ये एक्चुअली में जो हमारा स्टार है वो उस जगह पे है, ठीक है, अपना स्टार मस्त है। अभी उस स्टार से एक लाइट आ रहा है, आएगा, बिल्कुल आएगा, लाइट रे आएगा। अब लेकिन क्योंकि हमें पता है कि ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें अलग अलग लेयर है, तो हम इमेजिन करते हैं कि 3 लेयर्स हैं यहाँ पे। अब मान लो कि लाइट रे वो वाला, ये वाला डायग्राम मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, लाइट रे आया, ठीक है,
रिफ्रैक्ट हुआ। अब आपको क्या दिख रहा है, ये जो लाइट रे है ये ऐसे नहीं जा रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल जा रहा है। फिर देखो यहां पे भी क्या हुआ, टूवर्ड्स द नॉर्मल जा रहा है, राइट। मतलब लाइट रे जो है वो नॉर्मल की तरफ जा रहा है। नॉर्मल की तरफ लाइट रे कब जाता है, मुझे बताना। नॉर्मल की तरफ लाइट रे कब जाता है? और हमने ये भी पढ़ा था, द डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। ऊपर से जब नीचे आएंगे तो डेंसिटी बढ़ता जाएगा। तो क्या है, वेन टुवर्ड्स द नॉर्मल, वेन रेयरर टू डेंसर। समझ रहे हो ना, रेयरर से डेंसर हो रहा है। बच्चों को यही याद नहीं रहता, आर डी। लाइट रे मान लो कि एक रोड पे आ रहा है, ऐसे करके आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो रेयरर से डेंसर की तरफ लाइट रे आ रहा है हमारा, तो क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब भैया ऊपर में मतलब रेयरर है, ठीक है, फिर नीचे में डेंसर है। हर एक लेयर के लिए ये एक वक्त के लिए मान लो कि रेयरर है, यहां पे ये क्या हो गया, डेंसर है। अब जब लाइट रे यहां तक पहुंच गया, अब दूसरी बार जब आएगा तो अब यही वाला लाइट रे क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारा, रेयरर बन जाएगा, और उसके नीचे वाला इससे डेंसर बन जाएगा। ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये वाला रेयरर क्यों है? क्योंकि ऊपर में बच्चों, ठीक है, यहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। जब हम नीचे आएंगे तो पार्टिकल्स थोड़े और बढ़ जाएंगे, डेंसर होते जा रहे हैं। जब हम और नीचे आएंगे तो पार्टिकल्स थोड़ी और बढ़ जाएंगे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अलग अलग लेयर ना, ओजोन लेयर, मेसोस्फेयर, ये लेयर वो लेयर, तो ये पार्टिकल्स बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन आउटर स्पेस में, ठीक है बच्चों, उतने पार्टिकल्स नहीं है। बाहर जाते हो तो सांस में लेने को जमता है क्या, नहीं जमता है ना। तो यहाँ पे इतने पार्टिकल्स नहीं है, जो भी पार्टिकल्स है बहुत दूर है, तो रेयरर है। जब हम नीचे आए तो क्या हो गया, पार्टिकल्स थोड़े थोड़े बढ़ गए, तो ये डेंसर हो गया। इसके बाद नीचे आए तो पार्टिकल्स थोड़े ज्यादा और ज्यादा बढ़ गए, तो ये थोड़ा और डेंसर हो गया। जब हम नीचे आए तो पार्टिकल्स थोड़े से और ज्यादा बढ़ गए, तो ये और डेंसर हो गया। तो कैसे रेयरर से डेंसर हो रहा है, समझे, डेंसिटी कैसे बढ़ रहा है, ये समझ में आया। अब भैया ये सारी बातें तो ठीक है भैया, लेकिन ये लाइट रे एक्चुअल ऐसा धीरे धीरे बेंड हो रहा है। तो अब देखो ये अगर मैं एक्चुअल देखने जाऊँ तो एक कर्व जैसा लग रहा है क्या तुमको, कैसे धीरे से कर्व जैसा बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। और ये जो एक कर्व जैसा बन जाएगा वो हमारे आंख में फिर ऐसे जाएगा। तो ये लाइटर मैंने ऐसा सीधा दिखाया, लेकिन आप इमेजिन करो ना कि यहाँ पे लाइटर सब बेंड 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 होकर के आ रहा है। लेकिन हमारे आंख को नहीं पता, हमारा मन भोला मन, उसको इतना कुछ नहीं समझता है। वो ऐसा सीधा देखेगा और बोलेगा कि अच्छा ये लाइट यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, लाइट यहां से आ रहा है, मतलब तारा वहां पे होगा। तो अब देखो, क्योंकि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे गैसेस है, ठीक है, और एटमॉस्फेयर की जो सिचुएशन है वो कंटिन्यूसली बदलते रहती है, हवाएं चल रही हैं, ठीक है। तो ये जो सिचुएशंस है, कभी गर्म कभी ठंडा, कभी गरम गरम कभी नरम नरम, तो इसका जो सिचुएशन है वो कंटिन्यूसली बदलते रहेगा। तो इस बदलाव के कारण ना ये रिफ्रैक्शन ऐसा होते रहेगा। तो एक्चुअल एपरेंट, एक्चुअल एपरेंट, एक्चुअल एपरेंट, एक्चुअल एपरेंट, ये जैसे चमचम 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 करता रहेगा। कभी तुम्हें यहां नजर आएगा, कभी तुम्हें यहां नजर आएगा, कभी तुम्हें यहां नजर आएगा, कभी तुम्हें यहां नजर आएगा। तो एक्चुअली में है तो यहीं पे, लेकिन कभी तुम्हें यहां, कभी यहां, कभी यहां, कहीं भी यहां। तो इस रास्ते में जो बार बार दिखेगा बंद होगा, दिखेगा बंद होगा, यहां वहां, इसमें आपको लगेगा कि चमक रहा है। तो देखो ऐसा लगेगा ना, चमक रहा है, चमक नहीं रहा, लेकिन ऐसा लगेगा तुम्हें, ठीक है। कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, तो इसमें ट्विंकलिंग लगेगा कि ट्विंकल कर ले। एक्चुअली ट्विंकल करता है क्या, नहीं करता है। अब एक सवाल उठता है कि भैया ये तारे हमसे दूर है तो हमें चमकते हुए नजर आते, तो प्लैनेट्स भी हमसे दूर है, वाई प्लैनेट डोंट ट्विंकल, प्लैनेट्स हमें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जैसे क्यों नहीं नजर आते हैं? तो इसका जवाब ये है कि मान लो कि ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, तुम्हें दिख रहा है ये अर्थ के अलग अलग सरफेस है, और यहाँ पे जो प्लैनेट है वो प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू अस कंपेयर टू स्टार्स। जो प्लैनेट है वो हमारे पास बहुत नजदीक में एज कंपेयर टू स्टार्स। स्टार्स के पास खुद की लाइट होती है, स्टार्स हैव देयर ओन लाइट। प्लैनेट के पास खुद की लाइट होती है क्या, नहीं होती है। तो मान लो कि सन लाइट आ रहा है और वो यहाँ पे प्लैनेट के पास से थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो रहा है और तुम्हारे एटमॉस्फेयर पे आ रहा है। अब जब वो एटमॉस्फेयर पे आएगा तो अलग अलग लेयर है, सेम 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 3 लेयर, जैसा मैंने एग्जांपल के लिए बताया था आपको। तो अलग अलग लेयर के कारण वो लाइट रे क्या होगा, थोड़ा सा टुवर्ड्स द नॉर्मल जाला सिचुएशन होगा, रेयरर डेंसर डेंसर थोड़ा करके अपने पास आएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे खाली एक रे ऑफ लाइट तो नहीं है ना, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेस है, बहुत सारे। यहाँ पे जो प्लैनेट है ये बहुत सारी चीजों का कलेक्शन है, तो बहुत सारा लाइट आ रहा है, तो हमको ऐसा नॉर्मल जैसा लगेगा, ठीक है। बहुत सारा लाइट आ रहा है, दो कारण आप बोलोगे। पहला आप क्या बोलोगे कि भैया जो प्लैनेट है उनसे बहुत नजदीक है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो प्लैनेट्स है ना इनके पास कुछ लाइट नहीं है, ठीक है। और तीसरी बात ये बोलना, जो सनलाइट भी इससे आता है ना वो बहुत सारे पॉइंट को मिला करके आ रहा है हमारे पास, तो एक पॉइंट से नहीं आ रहा है, पॉइंट सोर्स नहीं है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स है, एडवांस, ठीक है। तो इस कारण से हमें प्लैनेट्स ट्विंकल करते हुए नहीं नजर आते। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन, अर्ली सनसेट एंड अर्ली सनराइज। ऐसा सवाल आपसे पूछेंगे कि जल्दी सुबह क्यों होता है, जल्दी शाम क्यों दिखता है आपको, ठीक है। तो देखो क्या, मान लो कि हमारा अर्थ का सरफेस है, रेयर डेंसर डेंसर, धीरे धीरे डेंसिटी बढ़ रहा है जैसे हम पास जा रहे हैं, कलर देख के भी आपको समझ में आ रहा होगा।
तो बच्चों अभी क्या है ना कि यहाँ पे जो एक लाइन पास होता है, देखो यहां से एक लाइन पास हुआ, इस लाइन को हम कहते हैं हॉरिजॉन। क्या कहते हैं इस लाइन को? हॉरिजॉन। अब जो हमारा सन है, लेट्स से कि वो अभी सुबह का समय है और ये सन हमारा हॉरिजॉन नीचे है, सन से एक रे ऑफ लाइट आएगा, ठीक है, ये एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन है। तो सन से एक रे ऑफ लाइट निकलेगा, हमारे एटमोस्फेयर पे आया, अब क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगा, फिर से डेंसिटी बदला मान लो, ठीक है, तो फिर से रिफ्रैक्ट होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल जा रहा है, फिर से रिफ्रैक्ट होगा और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे आएगा। अब जब ये यहाँ पे आएगा तो मान लो कि यहाँ पे कोई शख्स है, कोई इंसान है, उसको तो इधर लगेगा ना, उसको ये थोड़ी पता है, उसका बच्चा मन, उसको थोड़ी पता चलेगा कि इधर है, उसको तो लाइट रे जिधर से आते हुए दिख रहा है सीधा देखेगा वो, और उसको लगेगा कि सन यहाँ पे है। तो ये अपेरेंट पोजिशन ऑफ सन है, एक्चुअल पोजिशन ये है, अपेरेंट पोजिशन ये है। सब सिचुएशन सेम है, कुछ भी अलग नहीं, ठीक है, तो सब का सब सेम बात चल रहा है। क्लियर हो गया? तो उसको इस तरीके से ऐसा लगता है कि सुबह में जो सन है वो जब हॉरिजॉन के नीचे ही होता है थोड़ा सा, तो हमें लगता है कि हॉरिजॉन के ऊपर आ चुका है और हमें लगता है कि सुबह हो गई मामू, ठीक है। अब ऐसा ही शाम को होता है, शाम को यहाँ पे होता है, लेकिन ये रिफ्रैक्शन होते होते हमें ऐसे नजर आता है, इधर नीचे की तरफ नजर आता है, ठीक है, तो हमें लगता है कि भैया शाम हो गई मामू, जल्दी शाम हो गई, लेकिन एक्चुअली सूरज अभी ऊपर ही है। सुबह जल्दी हो गया, हमें लगता है सन अभी नीचे है, लेकिन हमें लगता है कि सन आ गया। शाम हो गई, सन ऊपर ही है, लेकिन हमको लगता है नीचे चला गया। कुछ भी है, हमारा दिमाग कुछ भी करता है। चलो, तब सवाल ये कि सनसेट ऐसा क्यों होता है, आपको ये अच्छे से नीचे कमेंट में जवाब देना है, ठीक है। सेम चीज पढ़ो अच्छे से और आप जवाब दो, एक दो लाइन का आंसर होगा। मतलब वो अभी एक लास्ट टॉपिक तुम लोग को मैं पढ़ाता हूं, व्हाई अप स्काई अपीयर्स ब्लू इन अ डे। जो हमारा सन है, ठीक है, वो तो हम कहते हैं कि भाई येलो है, ऑरेंज है, ब्लू है, जो भी कलर का, वो छोड़ो। तो कभी हमको स्काई ऐसा ब्लू ब्लू नजर आता है, ठीक है, कभी हमको स्काई ऐसा थोड़ा येलो येलो नजर आता है, और कभी कभी स्काई क्या होता है ना कि हमको ऐसा थोड़ा रेडिश कलर का, ऑरेंजिश कलर का नजर आता है, सुबह शाम की स्पेशली बात करें तो। सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है। अब ऐसा भी आपके सवाल सिलेबस में तो ये नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनो कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। अब देखो, मान लो कि ये एक सन का लाइट है जो ये ऐसे आया, ठीक है, अच्छे से समझाता हूं तुम्हें देसी भाषा में। सन का रे ऑफ लाइट आया, अभी हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे गैसेस हैं, बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं ना हमारे एटमॉस्फेयर में, बहुत सारी चीजें। तो मान लो कि ऐसा ही कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए उस पार्टिकल से सनलाइट टकराया, तो जब सनलाइट टकराता है तो ये ऐसे स्कैटर हो जाता है, ठीक है, ये लाइट रे स्कैटर हो जाता है। मगर तुम्हें एक कमाल की बात मैं अभी बताऊंगा तो तुम्हें पता चलेगा। सबसे पहले कि जो ये व्हाइट लाइट है हमारे सूरज का, ठीक है, ये जो हमारे सूरज का व्हाइट लाइट है, क्या ये एक्चुअली में व्हाइट है क्या? नहीं, ये एक्चुअली में व्हाइट तो नहीं है, ये तो भैया है विवग्योर वॉयलेट, ठीक है, मैं बनाता हूं सब, ठीक है, इंडिगो, ब्लू, सही है ना, ये तो मैंने आपको पहले बताया था, ऑरेंज, ठीक है, येलो और रेड, ठीक है, तो ये हो गया हमारा, लेट्स से विवग्योर, समझते हैं, वी आई बी जी वाई, एक ओ मिसिंग है हमारा, ऑरेंज, ठीक है, हमने ग्रीन डाल दिया, ओ आर, लेट्स से, ठीक है, तो मैं ग्रीन भी डाल देता हूँ, मैं ग्रीन भूल गया डालना, तो लेट्स से ये ग्रीन, ठीक है, तो ये ग्रीन डाल दिया मैंने। अब एक तुम्हें अंदाजा आ गया ना, मतलब बेसिकली मेरे को सब समझाना था, वो अंदाजा है। तो आपको ये स्पेक्ट्रम पता ही है विबग्योर का, तुम्हें ये भी पता है कि यहाँ पे जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, यहाँ पे जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है, और यहाँ पे जो वेवलेंथ होती है वो कंपेरेटिवली कम होती है, ये भी तुम्हें पता है। इसका मतलब ये है, ठीक है, कि हम बोलेंगे कि जो रेड है, ठीक है, उसका जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा है, और जो हमारा वॉयलेट है, ठीक है, जो नीचे की तरफ है, उसका वेवलेंथ बहुत कम है। अब जो ये लाइट स्कैटर होता है ना, तो व्हाइट लाइट अकेला व्हाइट लाइट नहीं है, इसके अंदर बहुत सारा लाइट है, तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है वेवलेंथ के ऊपर। जो इंटेंसिटी होती है स्कैटरिंग की, कि कौन सा लाइट कितना स्कैटर होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है लाइट के वेवलेंथ पे। तो अब यहाँ पे इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रेज टू 4। अब इसका मतलब क्या है कि जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा उसकी इंटेंसिटी स्कैटरिंग की सबसे कम होगी। तो इसका एक और मतलब आप ये बोल सकते हो कि रेड जो है, ठीक है, उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो ये लिस्ट स्कैटर होगा, ठीक है, सबसे कम फैलेगा ये, ठीक। और जो हमारा, जैसे जैसे हम नीचे आ जाएंगे, जैसे मान लो कि जो हमारा वॉयलेट है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा स्कैटर होगा, सबसे ज्यादा स्कैटर होगा। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा, भैया ये सब ठीक है, ये सबसे कम स्कैटर होगा, ये सबसे कम ज्यादा स्कैटर होगा, तो बोल रहे फैल जाएगा, ठीक है, तो इसके हिसाब से तो ये ब्लू स्काई नहीं नजर आना चाहिए, वॉयलेट स्काई नजर आना चाहिए था, क्योंकि वॉयलेट सबसे ज्यादा स्कैटर हो रहा है, तो लाइट हमें तो ये जो स्काई है वो वॉयलेट नजर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? अब इसके पीछे का कारण है ये वाला फोटो, ध्यान से देखो।
दो चीजें इसके पीछे का कारण। अगर तुम्हें मैं ये सनलाइट के अंदर दिखा रहा हूं कि कौन सा लाइट कितना प्रेजेंट है, तो तुम्हें क्लियरली ग्राफ देख करके समझ में आ रहा होगा कि वॉयलेट बहुत कम है एज कंपेयर टू ब्लू। ब्लू बहुत ज्यादा है और ग्रीन भी है, लेकिन वॉयलेट बहुत कम है, ब्लू बहुत ज्यादा है। देखो ब्लू के शेड बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ज्यादा ब्लू है पहला कारण, और दूसरा कारण है कि हमारा जो आंख है ना वो ब्लू की तरफ ज्यादा सेंसिटिव है एज कंपेयर टू वॉयलेट। ये भी एक कारण है। तो अब इससे हम एक चीज समझ सकते हैं कि यहां पे जो काम हो रहा है वो ऐसा हो रहा है कि जो ये लाइट रे आ रहा है, वॉयलेट तो बहुत कम है, तो ब्लू क्योंकि सबसे ज्यादा स्कैटर हो रहा है, ठीक है, ये जो ब्लू है ये सबसे ज्यादा स्कैटर हो रहा है, इसलिए हमें स्काई कैसा नजर आता है, ब्लू नजर आता है। मगर यहां पे भी हमारा सवाल खत्म नहीं हो रहा। हमारा सवाल यह है कि सनसेट और सनराइज के टाइम में जब सनसेट हो रहा होता है और जब सनराइज हो रहा होता है तो उस टाइम में हमें येलोइश ऑरेंज क्यों नजर आता है, तो उसको जरा समझते हैं। तो अभी मान लो कि हमारा अर्थ का सरफेस है, ठीक है, लेट्स से कि अर्थ का सरफेस हमारा, ठीक है, और ये अर्थ के सरफेस के ऊपर का हमारा एटमॉस्फेयर, व्हाइट कलर से मैं बना देता हूँ, ये हमारा एटमॉस्फेयर अर्थ के सरफेस के ऊपर का, ठीक है, ये हमारे ऊपर का एटमॉस्फेयर। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा सन है ना, ठीक है, मैं उसको रेड, सन को हम लोग व्हाइट कलर से बनाते हैं। तो मान लो कि सुबह और शाम को ये जो हमारा सन होता है वो एग्जैक्टली कहां पे होता है, एक इमेजिनरी लाइन यहां से पास हो रही है मान लो, तो उसके नीचे की तरफ होता है, राइट, या फिर उसके बहुत पास में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सन, यहाँ पे दोपहर में हमारा जो ये सन है वो हमारे सर पे होता है, और जब वो सर पे होता है तो बहुत नजदीक होता है हमारे, ठीक है। तो जब बहुत नजदीक होता है तो हमें व्हाइटिश कलर का नजर आता है स्काई, ठीक है, क्योंकि सारे लाइट रे ऑलमोस्ट मिल जाते हैं, और सारे मिल जाएंगे तो आपको क्या लगेगा कि भैया ये क्या है, व्हाइट है, ठीक है। तो यहां से जो हमारा सन है उसका जो रे है उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, तो लेट्स से कि वॉयलेट कलर का लाइट यहां से ट्रैवल करना है। अब वॉयलेट सबसे कम, ज्यादा स्कैटर तो होगा, बहुत ज्यादा फैलेगा, ठीक है, लेकिन उसकी अमाउंट बहुत कम है, तो वॉयलेट खत्म मान लो, ठीक है। उसके बाद थोड़ा ब्लूइश आएगा, तो मान लो कि ब्लू भी आ रहा है, ठीक है, बाकी कलर भी आ रहे हैं पीछे पीछे मान के चलो, तो ब्लू भी स्कैटर हो रहा है, लेकिन बहुत दूर आना है, समझ रहे हो तुम, लाइट रे को बहुत दूर आना है, तो ये भी खत्म। थोड़ा थोड़ा ग्रीन भी आ रहा है मान लो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऐसे ग्रीन भी आ रहा है, लेकिन ग्रीन भी खत्म। अब ऐसे होते होते क्या होगा ना कि येलो कलर तुम्हारे पास काफी ज्यादा आएगा, ठीक है, बहुत दूर तक आ पाएगा क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है, वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, पता है ना तुम्हें, एज कंपेयर टू ये धीरे धीरे वेवलेंथ बढ़ रहा है जैसे जैसे हम वॉयलेट से आगे जा रहे हैं। अब साथ ही साथ जो ऑरेंजिश कलर होगा वो भी ऐसे ऐसे तुम्हारे पास पहुंचेगा, बहुत दूर आना है, तो बड़े वेवलेंथ वाले लाइट ज्यादा आसानी से आ पाएंगे एज कंपेयर टू देम, ठीक है। और जो रेड है वो भी बहुत आसानी से तुम्हारे पास पहुंच पाएगा। तो ये सब का जो मिक्सचर हो जाता है येलो ऑरेंज और रेड, ठीक है, तो ऑरेंज और रेड जो येलो जो मिल जाता है, ऑरेंज और येलो जो मैक्सिमम मिल जाता है, इसके लिए शाम के समय में तुम्हें अद्भुत दृश्य दिखाई देता है कुछ इस कलर का, ठीक है, इस कलर का दृश्य तुम्हें दिखाई देता है, ठीक है। रेडिश बहुत कम ही लगता है, और वो भी बहुत एंड एंड में लगता है आपको, रेडिश ऑरेंजिश ज्यादा लगता है, ठीक है। तो ये कारण है एक्चुअली, क्योंकि बहुत दूर से आ रहा है, बात वही है, स्कैटर ही हो रहा है, लेकिन बहुत दूर से आ रहा है, इसके लिए जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो स्कैटर हो पा रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सारी बातें, वैसे आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट फिर भी एक आइडिया देने के लिए मैंने आपको एक समझा दिया। अब देखो एक और प्रूव द फॉलोइंग करके क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था, एंड दैट क्वेश्चन इज 5 का बी, नहीं 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है ये आपका 2A, ठीक है। तो ये समझते हैं अच्छे से, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो ये मान लो कि एक सिचुएशन को समझो कि ये आपका क्या है, एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, सिचुएशन को अच्छे से समझना। ये आपका एक ग्लास स्लैब है, और इस ग्लास स्लैब का हमने नाम दे दिया लेट्स से कि PQRS, बाहर एयर अंदर ग्लास, ठीक है, ये ग्लास स्लैब है। अब एक रे ऑफ लाइट आएगा, ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे नॉर्मल बनेगा जहां पे वो इंसिडेंट हो रहा है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होगा एक, और यहाँ पे एक एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये जो रे ऑफ लाइट है वो आपका रिफ्रैक्ट होगा और दूसरे दूसरे सरफेस पे टकराएगा, तो PQ, ये वाला जो सरफेस है PQ वाला, यहाँ पे एक बार रिफ्रैक्शन हो गया, क्लियर है। अब आगे गया SR नाम का जो सरफेस है, ये वाला देखो SR नाम का जो सरफेस है, यहाँ पे टकराया, और अब ये रे ऑफ लाइट बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे एंगल I है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे एंगल R है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये अब जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पे एक और नॉर्मल बनेगा, और ये यहाँ पे भी एंगल R ही होगा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। कौन सी प्रॉपर्टी से सेम होगी, एडजेसेंट पेयर, क्या कहते हैं इस पेयर, इस ये जो ऐसे प्रॉपर्टी होती है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, सिमिलैरिटी में आपने पढ़ा होगा, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, टाइम स्टैम्प के साथ नीचे कमेंट में डालना। मतलब अब यहाँ पे जो लाइट रे निकल जाएगा इस तरीके से, इसको हम लोग इमरजेंट रे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इमरजेंट रे कहते हैं। और यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा, एंगल E, इसको एंगल ऑफ इमरजेंस कहेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दोनों ही, और ये है एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। और यहां पे हमें प्रूव यही करना है कि जो एंगल I है ये वाला, दैट विल बी इक्वल टू एंगल E, और ये होता भी है, एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, ये वाला जो है वो इक्वल होता है एक्चुअली एंगल ऑफ इंसिडेंस के। ऐसा क्यों, यही हमें प्रूव करना है, और हमें प्रूव करना है कि होता है,
ठीक है। तो देखो हम प्रूव करते हैं, वही फोटो जो पहले आपको मैंने बताया था पीछे, ठीक है, अभी अभी जो बताया था वही सेम फोटो यहाँ पे साइड में लगाया है। अब ध्यान से देखो सॉल्यूशन। हम क्या बोलेंगे कि पहला सरफेस जो हमारा है पी क्यू वाला सरफेस, वहां पे ग्लास एयर बाहर है और नीचे ग्लास। तो इंसिडेंट मीडियम कौन सा हो गया आपका, एयर हो गया, और रिफ्रैक्टेड मीडियम कौन सा हो गया, ग्लास हो गया। तो रिफ्रैक्शन का हो रहा है, ग्लास में हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। जहां पर रिफ्रैक्शन एक्चुअली हो रहा होता है उसको हम आगे लिखते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है, और इंसिडेंट मीडियम इस तरफ होता है जो ऊपर वाला है। तो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर हो गया, तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग इसको लिखेंगे अब देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखना है। इसका अगर मैं इनवर्स लिखता हूं तो मैं वन अपॉन, ये उल्टा हो जाएगा, इसको अगर मैं वन अपॉन करके लिखता हूं तो ए आगे आ जाएगा एन जी हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं इसको जैसे हम लोग कहते हैं ना उल्टा कर देते हैं हम लोग बेसिकली, ठीक है। जैसे मान लो कि ऐसा करते हैं हम, वन अपॉन एक्स है, तो अगर मैं इसको खाली एक्स लिखूंगा न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो ये -1 हो जाएगा। या फिर वन अपॉन एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू -2, या फिर एक्स रेस टू -2 है तो हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यही वाली बातें हैं और कुछ अलग नहीं है। तो जैसे हम इसको ये करेंगे ना तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। एयर आगे आ जाएगा, ग्लास पीछे चला जाएगा, ठीक है। ये तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब सरफेस पीक्यू के पास बात कर रहे हैं हम लोग। पीक्यू के पास ध्यान से देखो क्या होगा, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास में रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हम बोलेंगे ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, सेम चीज हमने लिखा ऊपर वाला ही, इक्वल टू, अब हमें पता है साइन आई अपॉन साइन आर, ये हमें पता है ना, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने स्नेल्स लॉ भी पढ़ा था। तो यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब दूसरा जो सरफेस है आपका एस आर, यहां पे भी एक बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यहां पे क्या होगा बच्चों, रिफ्रैक्शन यहां पे कब हो रहा है, एयर के पास हो रहा है। जब एयर में लाइट रे वापस निकल रहा है, जब बाहर की तरफ निकल रहा है तब होगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। तो एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो यहां पे भी क्या होगा, साइन आर अपॉन साइन ई, क्योंकि यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आर वाला है, सही है ना, यहां पे है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा है, ये वाला है ई वाला, तो ये साइन आर अपॉन साइन ई हुआ। अब यहां पे आई अपॉन आर क्यों है, साइन आई अपॉन आई, क्योंकि जहां पे इंसिडेंट मीडियम है वहां पे आई है, और जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है वो आर, ठीक है। तो यहां पे ऐसे है, क्लियर हो गया। तो यहां पे हमारा ये बन गया साइन आर अपॉन साइन ई। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे, एक लाइन मारते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को उठा के 1 में डाल देंगे, क्योंकि 1 में हमारे पास ये वाला भी है जो इधर है, और 1 में हमारे पास ये वाला भी है जो इधर है। तो इन दोनों के जो वैल्यूज है आरएचएस के, उसको मैं उठा के डाल सकता हूं। तो चलो डाल देते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1, जी एन ए ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एन जी, एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। अभी ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या है, देखो साइन आई अपॉन साइन आर, सही है ना, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1 अपॉन एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, क्या निकाला हमने यहाँ पे, साइन आर अपॉन साइन ई। अब देखो बच्चों यहां पे ये वाला जो है, इसको अगर मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा तो ये पलट जाएगा। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपको लिखा है 1 अपॉन ए बाई बी, इसको अगर मैं उल्टा करूंगा, ठीक है, तो ये अगर मैं ये जो यहाँ पे डिवाइड में ऊपर आएगा तो ये पलट जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, बी अपॉन ए हो जाएगा। गॉट इट, ऐसा पलट जाएगा ये। तो ध्यान से देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर मैं लिख रहा हूं साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, एज इट इज लिखा, इक्वल टू, यहां पे आ गया साइन ई ऊपर आ गया, और ये नीचे आ गया साइन आर। फिर से एक बार समझाता हूं जिन लोगों को थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ होगा। देखो यहां पे क्या है, 1 अपॉन ए बाई बी एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो यहां पे जब हम इसको ऐसे करेंगे तो 1 तो ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाई बी अपॉन ए, उल्टा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया, दिख रहा है, आवाज तो सुनाई दिया ही होगा, चलो ठीक। तो ये वाला भी क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है आपको, साइन आर कॉमन दिख रहा है क्या, तो कैंसिल, ठीक है। बचा क्या, साइन आई इक्वल टू साइन ई, साइन साइन कैंसिल, तो बचा क्या, आई इज इक्वल टू ई, प्रूव हो गया। इतना सिंपल था, इस एक स्टेप का ध्यान रखना, ठीक है, और ये वाला याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन तुम्हें कहां पे हो सकता है, अगर तुम रट्टू पोपट नहीं करके जाओगे तो तुम्हें कंफ्यूजन ये हो सकता है, ये वाला तो तुम लिख दोगे ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर, पर यहाँ पे तुम्हें लग सकता है कि यहाँ पे साइन आर क्यों आया, साइन ई क्यों आया। तो मैं आपको कहूंगा कि स्नेल्स लॉ एक बार अच्छे से समझो, जहां पे इंसिडेंट होता है वहां पे हम लोग साइन के ऊपर की तरफ लेते हैं, और जहां पर रिफ्रैक्ट होता है उसको नीचे की तरफ लेते हैं। तो यहाँ पे तुम देखो कि इंसिडेंट कहां हुआ, रिफ्रैक्ट कहां हुआ, तुम्हें क्लियरली आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ पे बालों को हमारा ये चैप्टर होता है खत्म, वन शॉट में। मैंने आपको बहुत लंबा वीडियो दिया है, हर एक चीज एकदम अच्छे से समझाया है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप प्लीज इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और साथ ही साथ एक गुड न्यूज दे रहा हूँ आप लोगों को, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी बताया होगा मैंने, एडिटिंग में डाल दूंगा बेसिकली, कि मैंने एक छोटा सा वेबसाइट रेडी किया है तुम लोगों के लिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैंने बेसिकली आप लोगों के लिए एक छोटा सा वेबसाइट रेडी किया है, देखो ऊपर मैं डाल रहा हूँ easylearning.live,
अभी इसमें HTTPS तो अभी तक मैंने नहीं डाला है, अगर आप बहुत दिन बाद वीडियो देखोगे तो शायद मैं डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें बाकी हैं, अभी अभी जस्ट 2 दिन पहले बनाया है मैंने, खुद ही बनाया है। तो इसको जब मैं एंटर करूंगा तो आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे, एक प्यारा छोटा सा हमारा वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे अभी मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो आप हमारे होम पेज पे आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप नए बच्चे हो तो आप रजिस्टर कर लेना, जिससे आपके इन्फॉर्मेशन मेरे पास हो और कभी मैं आपसे कॉन्टेक्ट भी कर सकूं। तो ये एक रजिस्टर कर लोगे। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे थोड़े से ऑप्शंस और बढ़ जाएंगे कुछ दिनों में, ठीक है। बट अभी आप लॉग इन कर लेना, रजिस्टर कर लेना, ठीक है। उसका देखो यहाँ पे क्लास 9वीं के बच्चों के लिए, जिसमें मैं अपडेट कर दूंगा, हम आ जाते हैं 20 वीडियो में क्लास 10वीं के बच्चों के लिए, ठीक है। नीचे एक सेक्शन है जहां पे आप मेरी मदद कर सकते हो, हमारे इस प्यारे से चैनल को, हमारे इस वेबसाइट को ग्रो करने में मदद कर सकते हो, क्योंकि इसके साथ एक कॉस्ट जुड़ा हुआ होता है बच्चों, तो हमें कहीं ना कहीं से तो पैसे निकालने ही है, ठीक है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। यहाँ पे नीचे हमारे सोशल मीडिया के सारे हैंडल्स आपको दिख रहे होंगे मेरे पीछे, और यहाँ पे एक शॉर्ट लिंक डाल दिया। ये अगर इसमें से किसी पे भी आप क्लिक करते हो तो आप सीधे चले जाओगे यूट्यूब पे। लेट से क्लास 7 की प्लेलिस्ट खुल गई, इसी तरीके से आप जिस पे भी क्लिक करोगे, यहां से आप जहां पे भी जाओगे तो आप यूट्यूब पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। फिर यहाँ पे आ जाते हैं क्लास 10 वाले ऑप्शन पे। जैसे आप क्लास 10 के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, या फिर आप दूसरा एक और तरीके से क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे जो कोर्स है, यहां से भी ये देखो, ये कोर्स पे नीचे जाकर के भी आप क्लास 10 पे क्लिक करोगे तो आप सेम पेज पे आओगे। तो आप क्लास 10 पे जैसे क्लिक करते हो तो आप आ जाओगे साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। आपको क्या सीखना है, तो आप बोलोगे कि भैया मुझे तो अभी साइंस सीखना है, तो आप लर्न नाउ या फिर यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करो। तो हमने लर्न नाउ पे क्लिक किया, और जैसे हम लर्न नाउ पे क्लिक करेंगे हमारे सामने सारे वीडियोस एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। कैन यू सी? जितना भी मैंने पढ़ाया वो एक सीक्वेंस में आपको देखने को मिलेगा और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सारे वन शॉट है, और इतना सब कुछ पढ़ा भी दिया, इसका मतलब ये भी होता है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा, मगर ये ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। अब ये एक हो गया। इसके बाद मान लो कि आपने कोई भी वीडियो देखना है तो आप इस पे ऐसे क्लिक कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ प्ले होगा, लेकिन ये देखने का कोई सेंस नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अरे एक सेकंड, एक सेकंड, हम लोग ये वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे। वॉच नाउ पे क्लिक करते ही वीडियो हमारे सामने खुल करके आ जाएगा और हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा तरीका है ये, और ये सेम साइंस 2 के लिए। अब मान लो कि आप बोलोगे भैया ये तो ठीक है, मगर नोट्स का क्या? तो नोट्स के लिए देखो यहाँ पे एक सेक्शन बना है, क्लास 9 क्लास 10। जैसे आप क्लास 10 वाला सेक्शन पे क्लिक करोगे, आप ये नोट्स के लिए आ जाओगे, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रेविटेशन, हेरिडिटी, लाइफ प्रोसेस पार्ट 2, जो भी अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा है, इन सब के नोट्स आपको यहाँ पे इस ड्राइव पे आप डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो आप सब डाउनलोड करके मत रखना, जब जब आपको जिस जिसकी जरूरत हो वेबसाइट पे आओ और आराम से डाउनलोड करो। तो लेट्स से कि आपको इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखना है, तो आपने इस पे क्लिक किया, आपको मिल जाएगा इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस पे ऐसे खोलो और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, या फिर यहाँ से भी डायरेक्टली पढ़ो। इज इट क्लियर? तो बहुत सिंपल सा तरीका है, और ये हमारा प्यारा सा वेबसाइट है, इसकी थोड़ी सी मदद करो, इसके बारे में शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। लॉग इन जरूर कर लेना, और इसमें मैं बहुत सारे ऑप्शंस और बढ़ाने वाला हूँ धीरे धीरे, ठीक है। अभी क्लास 10 के मैंने अपडेट नहीं किया, क्लास 10 का कर दिया, और भी बहुत सारी चीजें इसमें धीरे धीरे आएंगी। तो ये हो गया वेबसाइट के बारे में, और ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। अगले मंडे को मैं लेंसेज चैप्टर पूरी ईमानदारी से डाल दूंगा, और हमारा काफी सारा चैप्टर पढ़ा करके हो जाएगा फिर, ठीक है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बता देना। चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग।